हेलो बच्चे लोग, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। ठीक है, पढ़ाई मस्त चल रही होगी आपकी, है ना। हाँ, आई होप चल ही रही होगी। फिर बोलूँगी मैम ये क्वेश्चन तो मत ही पूछा करो, ऐसे बोलते हो ना तुम लोग, मैम ये क्वेश्चन तो मत ही पूछा करो। हम तो पूछेंगे, क्या करें। ठीक है, चलो तो अपन बायोमोलिक्यूल का अगला लेक्चर स्टार्ट करते हैं। बस 2 लेक्चर और है बच्चे, फिर चैप्टर कंप्लीट है अपना। फिर इसके क्वेश्चंस वगैरह करेंगे। आज कार्बोहाइड्रेट कंप्लीट करेंगे, देन एंजाइम वाला। ठीक है, तो 2 लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा अपना। वैसे तो बच्चा पहले ही हो जाता है कंप्लीट, बट फिर वही बात है ना कि मैंने आपको हमेशा इसमें एडिशनल चीज़ें होता है तो उससे थोड़ा सा लग जाता है टाइम। ठीक है, बट कोई दिक्कत नहीं है। आपको कोई चीज़ आनी चाहिए कि क्या है क्या नहीं है। मेन ये नहीं कि लेक्चर कितने हैं, आपको मेन चीज़ ये है कि आपको जो भी चीज़ दे रखी हो उसमें ये चीज़ आनी चाहिए, मतलब वो एडिशनल क्यों आ। ठीक है, चलो तो अपन आगे का अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जो है कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, अपन ने बच्चा प्रोटीन कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, प्रोटीन के बाद अपन ने क्या कंप्लीट करा था, आई थिंक फैट लिपिड कंप्लीट करा था। फिर थर्ड अपन ने क्या कंप्लीट करा, न्यूक्लिक एसिड। ठीक है बच्चा, अच्छा एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जब एंजाइम वाला लेक्चर जब खत्म हो जाएगा ना, दूसरा लेक्चर जो कंप्लीट होने के बाद चैप्टर खत्म, मैं आपको 2-3 क्वेश्चंस दूंगी। ठीक है, 2-3 क्वेश्चंस दूंगी। एनसीईआरटी बेस्ड है, कुछ भी बाहर नहीं है, कुछ भी बाहर का नहीं होगा, एनसीईआरटी बेस्ड होगा। आपको मुझे बताना है। आप कैसे बताओगे मेरे को, आप जुड़े हुए हैं मेरे साथ, तो आप मुझे किसके अंदर अपने ग्रुप जो है उसके साथ आप जुड़ के मेरे को बता देना कि मैम इसका आंसर ये था। ठीक है, चलिए तो अपन आगे स्टार्ट करते हैं। चौक ले लेती हूँ, आगे स्टार्ट करते हैं अब। तो बच्चा देखो, कार्बोहाइड्रेट स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, जैसे है ना, मैंने आपको बताया था कि जो बायोमोलिक्यूल्स में अपन को 2 तरीके के मॉलिक्यूल्स देखने मिलते हैं। एक तो बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स, बायो माइक्रोमोलिक्यूल बात करी थी अपन ने, मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगी, बस ऊपर से बता रही हूँ। तो बच्चा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन जितने भी अपन ने पढ़े हैं मेजर, वो सारे मैक्रोमोलिक्यूल्स थे ना। ये चीज़ मैंने आपको पहले लिखवा दी थी। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट भी एक तरीके का क्या होता है, एक तरीके का मैक्रोमोलिक्यूल है बच्चा। लेकिन एक बात ध्यान रखना कि कार्बोहाइड्रेट में इसका जब क्लासिफिकेशन करेंगे तो उसके अंदर मैं एक चीज़ बताऊंगी आपको। तो अभी अपन आगे बढ़ते हैं, देन बताती हूँ मैं आपको कि कैसे रिलेटेड है वो। ठीक है, तो ये भी एक तरीके का मैक्रोमोलिक्यूल है ना। एनसीईआरटी की लाइन है कार्बोहाइड्रेट मैक्रोमोलिक्यूल, बट लेकिन कार्बोहाइड्रेट के लिए नहीं दे रखा ये। क्यों नहीं दे रखा, मैं इसका रीज़न आपको बताती हूँ। ठीक है, देखो सबसे पहले तो कार्बोहाइड्रेट होते क्या है। ठीक है, इसको अपन तोड़ के पढ़े तो ज़्यादा बेटर है। कार्ब का मतलब होता है बच्चा कार्बन, क्या मतलब होता है, कार्बन। एंड हाइड्रेट का मतलब होता है हाइड्रेट्स, यानी हाइड्रोजन, यानी वाटर मॉलिक्यूल्स ले लो, यानी हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, यानी ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें आपको बहुत ही हैवी अमाउंट में, बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में CH और O कंपाउंड मिलेगा। CH और कंपाउंड समझ गए ना, वाटर के मॉलिक्यूल्स में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है और एक कार्बन मिलेगा आपको। तो हाइड्रेट्स मतलब वाटर, हाइड्रेट्स वाटर और कार्बन मतलब कार्बन, यानी आपको हाई अमाउंट में क्या मिलेगा, इस मॉलिक्यूल में ज़्यादातर अमाउंट में आपको कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलेगा। इसको अपन क्या बोलेंगे, कार्बोहाइड्रेट बोलेंगे। ठीक है, दूसरा ये चाहते बता, कार्बोहाइड्रेट्स अगर मैं फीचर्स की बात करूँ तो जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं बच्चा, ना तो मैं इनको पूरी तरह से क्या बोलते हैं इसको, होमोपॉलीमर बोल सकती हूँ और ना हेट्रोपॉलीमर बोल सकती हूँ ना। होमो स्ट्रक्चर और हेट्रो स्ट्रक्चर बात करी थी अपन ने। ऐसा इसलिए बच्चा क्योंकि कुछ स्ट्रक्चर्स ऐसे होते हैं जिनमें, कुछ कार्बोहाइड्रेट ऐसे होते हैं जो पूरी तरह से ना तो होमोपॉलीमर्स होते हैं और ना ही पूरी तरह से हेट्रोपॉलीमर्स होते हैं। तो कौन कौन से होमोपॉलीमर है, कौन कौन से हेट्रोपॉलीमर्स है, ये अपन आगे देखेंगे। इसलिए अपन पूरी तरह से ना तो उसको होमोपॉलीमर्स बोल सकते हैं ना इसको हेट्रोपॉलीमर बोलते थे। जैसे अपन ने फैट की, लिपिड की बात करी थी कि पूरी तरह से हेट्रोपॉलीमर्स होते हैं, ये बात करी थी अपन ने, बट इसके लिए मैं ऐसा नहीं बोल सकती। ठीक है, कौन से होमोपॉलीमर होंगे, कौन से हेट्रोपॉलीमर होंगे, ये अपन इसके क्लासिफिकेशन में देखेंगे। क्लियर हो गया, चलो। अच्छा, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए बच्चा कि जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, ठीक है, इनका क्या होता है बच्चा, अगर मैं इनकी मोनोमर की बात करूं, इनकी अगर मैं मोनोमर की बात करूं, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कार्बोहाइड्रेट एक बहुत ही एक छोटा सा सिंपल फॉर्म नहीं होता, बहुत ही बड़ा स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है, जैसे प्रोटीन का मोनोमर था, क्या था प्रोटीन का मोनोमर, अमीनो एसिड। फैट का मोनोमर क्या था, ग्लिसरीन फैटी एसिड। और उसका क्या बोलते हैं, न्यूक्लिक एसिड का मोनोमर क्या था, न्यूक्लियोटाइड। वैसे ही अपने कार्बोहाइड्रेट का जो मोनोमर होता है वो क्या होता है बच्चा, अभी सिर्फ याद रखो, वो क्या होता है, सैकेराइड। सैकेराइड, ठीक है। वैसे सैकेराइड को अपन बोलते हैं शुगर, सिंपल शुगर, है ना। अब ये क्या है, अभी अपन देखेंगे, पूरा अपन अच्छे से समझेंगे। बट मैं आपको बोल रही हूँ कि कार्बोहाइड्रेट जितने भी अगर कार्बोहाइड्रेट में जो पॉलीमर्स वगैरह आएंगे, उनके अंदर जो मोनोमर्स होंगे, मोनोमर्स मतलब अगर ये बहुत सारी चेन बना रहे हैं तो उसका जो मोनोमर होगा वो शुगर होगा। अब ये शुगर डिपेंड करता है उसके नाम पर, उसके स्ट्रक्चर पे, कौन कौन से, वो अपन आगे देखेंगे। क्लियर, चलो नेक्स्ट अपन बात करते हैं।
अगर मैं कार्बोहाइड्रेट का क्लासिक, क्योंकि अब मैं ज़्यादा इसके बारे में बात नहीं करूँ, मैं बस 2-3 बात फीचर्स बता देती हूँ आपको कि कार्बोहाइड्रेट आपकी बॉडी का बहुत ही मेन सोर्स होता है। एक तरीके का अगर आपको बोलूँ तो ये एक तरीके का क्या होता है, माइक्रो न्यूट्रिएंट कहलाता है, बायो मैक्रो न्यूट्रिएंट कहलाता है आपकी बॉडी के लिए। ये इसके फीचर्स में आएगा। ये आपके डाइजेशन वाला जो चैप्टर दे रखा है बच्चा, उसकी लाइन है ये एनसीईआरटी की, कि मैंने आपको पहले भी बोला था कि प्रोटीन्स, फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स आर बायो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। ठीक है ना, ये होते हैं बायो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, मतलब आपको ये चाहिए ही चाहिए आपके न्यूट्रिशन में, डाइट के अंदर। ठीक है, और यही एक सोर्स होता है, किसका सोर्स होता है बच्चा, एनर्जी का। यानी अपनी जो बॉडी होती है, देखो मैं ज़्यादा इसकी बात नहीं करूँगी, मैं ऊपर से बता रही हूँ, अपनी जो बॉडी होती है बच्चा कार्बोहाइड्रेट को लेकर मोस्टली जो एनर्जी बनाती है वो किससे बनाती है, कार्बोहाइड्रेट से बनाती है। इसलिए आपको कार्बोहाइड्रेट होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इसलिए आपकी जो ज़्यादातर जो फूड्स अपन खाते हैं उसके अंदर ज़्यादातर कार्ब प्रेजेंट होता है। ठीक है, हाँ बस ये है कि अगर ज़्यादा होगा तो थोड़ी दिक्कत आएगी, बट हाँ नॉर्मल में तो ऑप्टिमम में तो होना ही चाहिए इतना। ठीक है, चलो, तो ये एक तरीके से क्या मदद करता है अपन को, एनर्जी प्रोडक्शन में मदद करता है। ये तो बात आपको पता है, आप इतना तो जानते हो। ठीक है ना, तो अपन अब इसकी ज़्यादा बात नहीं करेंगे, अब अपन मेन चलते हैं। अच्छा, अब कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर मोनोमर, ऑन द बेसिस ऑफ देयर मोनोमर, कि उसमें 1 मोनोमर है, 2 है, 4 है या 10 है, 10 से ज़्यादा है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन करते हैं, है ना, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट ऑन द बेसिस ऑफ देयर मोनोमर। ठीक है, यानी उनके अंदर सेकेराइड कितना प्रेजेंट है उसके बिहाफ पर इनको क्लासिफाइड करते हैं अपन। तो बच्चा ये मैं इतना बड़ा बड़ा इसलिए लिखती हूँ कि आपको पता होना चाहिए कि अगर वो चीज़ आती है, एंड रिजल्ट आपको पता है, लेकिन वो एक्चुअली में आई कहाँ से, ये चीज़ें भी आपको पता होना चाहिए। चलो अब अपन बांटते हैं इसको, आपको अच्छे से पता है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, फिर मैं आपको बताऊंगी कौन सी रिड्यूसिंग, कौन सी नॉन, सब बात करेंगे। पहले अपन बेसिक पढ़ लेते हैं जो आपको आता है, देन फिर उसके बाद एडिशनल बात करेंगे। चलिए, क्लासिफिकेशन कार्बन ऑन द बेसिस ऑफ मोनोमर, यानी इनके अंदर सेकेराइड किस किस फॉर्म में होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, देन बात करते हैं। ठीक है, चलो, सबसे पहला होता है बच्चा मोनोसेकेराइड। अरे मैम ये तो सुन रखा है हमने, आप कुछ नया बताओ। अरे नई बात, आज तो नया ही नया बात करेंगे, इसलिए मैंने बोला था कि कार्बोहाइड्रेट सबसे एंड में पढ़ाऊंगी मैं। एक तो बहुत डिटेल में होगा, थोड़ा एडिशनल ज़्यादा होगा, इसे अच्छे से समझना इसको। ठीक है, दूसरा होता है बच्चा ओलिगोसेकेराइड। अरे मैम ये शब्द, हाँ सुन तो रखा है मैम हमने ये शब्द, बिल्कुल, है ना। और तीसरा कौन सा होता है बच्चा, पॉली से। अरे मैम ये तो पूछो ही मत, ये तो हमारा तो दोस्त बैठा है ना। तो ये 3 तरीके के होते हैं। ठीक है, मोनोसेकेराइड्स, ओलिगोसेकेराइड्स एंड पॉलीसेकेराइड। नाम तो सुना ही होगा, हाँ राहुल बोलता ना, नाम तो सुना ही होगा, खैर बात की बात है ना। तो चलो, तो 3 तरीके के अपन को कार्ब्स देखने को मिलते हैं ऑन द बेस ऑफ मोनोमर। अब मोनोमर कौन सा शुगर है वो भी अपन बात करेंगे, हर एक की बात करेंगे, टेंशन नहीं लेनी बिल्कुल। ठीक है, चलो स्टार्ट करें। अब मोनोसेकेराइड में, मोनो का मतलब आप सभी जानते हैं 1, ठीक है, सेकेराइड का मतलब मैंने बताई दिया, यानी शुगर, यानी ये एक सिंपल शुगर है। मोनोसेकेराइड इज अ सिंपल शुगर, यानी इसमें कोई पॉलीमर नहीं है, सिर्फ एक ही शुगर इसमें प्रेजेंट है। यानी जो एक मोनोमर की जो मैंने बात करी, सिर्फ एक मोनोमर होगा इसमें, बाकी कुछ भी नहीं है इसमें, यानी ना 2 मोनोमर है ना 3, कुछ पॉलीमर नहीं है। यानी एक तरीके की कैसी है, सिंपल शुगर है ये। ठीक है, इसमें ओनली एक मोनोमर प्रेजेंट है। अब एग्जांपल की बात करेंगे, बस सब लिखूंगी मैं। ठीक, पहले तो आपको ये कंफर्म होना चाहिए कि इस शुगर में सिर्फ कितने तरीके के होते हैं, कि एक मोनोमर प्रेजेंट होता है, ओनली 1 मोनोमर प्रेजेंट, जो कि एक कार्बोहाइड्रेट का सबसे सिंपल फॉर्म होता है। और अच्छा, यही फॉर्म हमें हमारी बॉडी में एनर्जी बनाने के लिए रिक्वायरमेंट होती है। खैर वो अब जब एग्जांपल पढ़ाऊंगी ना, भी बताऊंगी तब मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, चलो अब आ जाओ, अब एग्जांपल एक साथ बताऊंगी। अब बात करते हैं ओलिगो। बच्चा ओलिगोसेकेराइड, बोलो मैम ये तो नाम थोड़ा सुना सुना नहीं लग रहा है, बट सुनोगे आप। बच्चा ओलिगो का मतलब होता है, सेकेराइड का तो मतलब समझ गए, ओलिगो का मतलब होता है कि अगर मोनोमर 2 और 10 के बीच में है, अगर मोनोमर की चेन यानी इस सेकेराइड या तो 2 से ज़्यादा हो और 10 से कम हो, या तो 2 से ज़्यादा या 10 से कम हो, तो 2 और 10 के बीच में अगर ये चेन बने, जैसे मैं एक मोनोमर हूँ, मेरे जैसा ही क्लोन यानी मेरे जैसे मोनोमर यहाँ पर 2 और 10 के बीच में होंगे, तो हमने चेन बना रखी है हाथ पकड़ के, बस वो आपके ओलिगोसेकेराइड में आएंगे। अगर 2 होंगे मोनोमर तो डाइसेकेराइड, 3 होंगे मोनोमर साथ में तो ट्राइसेकेराइड, 4 होंगे तो टेट्रा, 5 पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, मतलब आप 10 तक जोड़ते जाओ। 10 से ज़्यादा आ जाएगा तो पॉलीसेकेराइड आएगा, ये बात ध्यान रखना आप। ठीक है, तो अगर इससे ज़्यादा मतलब 2 से ज़्यादा और 10 से कम, 2 से ज़्यादा और 10 से कम,
ठीक है, क्या होनी चाहिए, शुगर प्रेजेंट होनी चाहिए, यानी सैकेराइड प्रेजेंट होनी चाहिए, तब तो वो आपके ओलिगोसैकेराइड आएगा। जिसमें सबसे मोस्ट कॉमन अपन को जो पढ़ना है, सबसे ज्यादा पढ़ना है, जो अपने क्वेश्चन आता है, डाइसैकेराइड पढ़ना है। ठीक है, बाकी का याद रखो मत रखो कोई फर्क नहीं पड़ता, बट डाइसैकेराइड तो रट लेना अच्छे से, क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, जिसमें से आपके केमिस्ट्री के अंदर भी क्वेश्चन आता है, तो ध्यान से समझना इसको। अब बात करते बच्चे, एग्जाम्पल में एक साथ ही बताऊंगी। अब बात करते पॉली। पॉली का मतलब होता है अगर 10 मोनोमर 10 शुगर से ज़्यादा हो जाए, 10 शुगर से 10 शुगर के मॉलिक्यूल से ज़्यादा प्रेजेंट हो किसी भी कार्बोहाइड्रेट में, तो वो पॉलीसैकेराइड कहलाएगा। पॉली का मतलब क्या होता है, मैनी। अब यहाँ पर मैनी का मतलब है कि 10 से ज़्यादा होनी चाहिए। तो अगर आपके पास ऑप्शन में आ जाए कि 10 मोनोमर शुगर से ज़्यादा प्रेजेंट हो कोई एक पॉलीमर है, तो कैसा होगा, पॉलीसैकेराइड। ठीक है, दूसरा अगर 2 से 10 के बीच में, तो वो एक पॉलीमर है, ओलिगोसैकेराइड। लेकिन बच्चा अगर मैं एक बात बताऊँ, क्या मोनोसैकेराइड एक पॉलीमर है? नहीं है, मोनोसैकेराइड इज नॉट अ पॉलीमर, ध्यान रखना इसको। एक सिंपल शुगर होती है, ठीक है, जिसमें सिर्फ एक ही मोनोमर होता है। ऑब्वियस बात बच्चा, एक मोनोमर है तो वो पॉलीमर क्या बनाएगा, कम से कम 2 तो होने चाहिए, तब तो जाके पॉलीमर बोलने के लायक हो। वो तो बेचारा है ही नहीं है, तो पॉलीमर बोलने लायक आया समझ में? आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। तो ये तो था सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपको ध्यान रखनी है। अब बच्चा देखो, है ना, अब इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं। अब एग्जाम्पल बनाने से पहले मैं आपको एक मजेदार बात बताती हूँ, देखो सुनना ध्यान से। केमिस्ट्री की बुक में, वैसे तो बुक में ये बायोमोलिक्यूल नहीं है, फिर भी मैं आपको एक बात बता देती हूँ। कार्बोहाइड्रेट का एक फॉर्मूला दे रखा है, कार्बोहाइड्रेट का एक फॉर्मूला दे रखा है, CnH2ON, ये एक फॉर्मूला दे रखा है। अगर आप देखना, बायोमोलिक्यूल्स में नहीं है बच्चा, ये आपके केमिस्ट्री बुक में दे रखा है ना। बट बच्चा मैं आपको एक बात बताऊँ, ये फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ मोनोसैकेराइड के लिए अप्लाई होता है, ध्यान रखना। ओनली अप्लाई फॉर मोनोसैकेराइड, बाकी पॉलीमर्स के लिए आप नहीं लगा सकते यार, ध्यान रखना इस बात को। सिर्फ और सिर्फ ये फॉर्मूला किसके लिए एप्लीकेबल है, ओनली मोनोसैकेराइड्स के लिए, याद रखना इसको। दिस फॉर्मूला ओनली एप्लीकेबल फॉर मोनोसैकेराइड्स, ये बात आपको ध्यान रखनी है ना। ये लाइन आपके अभी बायोमोलिक्यूल्स में, लेकिन आपकी केमिस्ट्री की एनसीईआरटी के अंदर दे रखा है, बायोमोलिक्यूल्स में जो चैप्टर है ना आपका, उसमें दे रखा है। बट ये बात आपको ध्यान रखनी, ये आपके नीट में भी, आपके बायो से भी आ जाता है क्वेश्चन, कि ये फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ मोनोसैकेराइड, जो अपन जितने भी फॉर्मूले होंगे मोनोसैकेराइड के, मैं बताऊंगी अभी आपको, ठीक है, इस फॉर्मूले में पुट करो, आपको मोनोमर मिल जाएगा। क्योंकि बच्चा इन्हीं मोनोसैकेराइड से इन्हीं का फॉर्मेशन हुआ है। तो अगर मुझे ये पता चल जाएगा तो ऑब्वियसली बात है, हमें तो ये तो पता चल ही जाएगा, तो हमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इतने होशियार है हम सब। अरे बच्चा, अगर हमें ये पता चल गया तो इन्हीं से तो मिलकर ये सब बने हैं, क्योंकि मैंने बोला ये मोनोमर है, इसको मोनोमर मानो मोनोसैकेराइड को, तो ये सारे के सारे पॉलीमर है ना। तो अगर ये पता चल गया तो फिर इनके लिए फॉर्मूले की जरूरत क्या है, हम तो वैसे जोड़ते चले जाएंगे, हम तो होशियार है। बस वही वाली बात आ गई। तो क्लियर हुआ, आपको समझ में आया? चलो तो अब एक काम करते हैं, अब अपन एग्जांपल की बात करते हैं। अच्छा, ये बताने से एक और बात और सुनो, सुनते जाओ बस। आज तो बस तुम्हें काम की बातें करनी, एडिशनल बातें करनी, तो अच्छा होगा कॉपी पेन लेके बैठना अगर ये लेक्चर को देखो तो, ठीक है। चलो दूसरी बात बच्चा, अगर मैं मोनोसैकेराइड की इसकी बात करेंगे, पहले इसकी बात अच्छे से करेंगे, देन उनकी बात करेंगे। उनका बहुत लंबा चैप्टर है तो उसको अच्छे से मिटा के करेंगे। मोनोसैकेराइड में आपको मैं बता दूं, कार्बन के जो नंबर होते हैं मोनोसैकेराइड में, कार्बन के जो नंबर होते हैं वो कार्बन 3 से लेकर कार्बन 7 के बीच में होते हैं। अब बोलो मैम क्या क्या बताए जा रहे हो आप, सुनते जाओ बस बात को। तुम क्या बोला मैंने, मोनोसैकेराइड के अंदर जितने भी मोनोमर्स या शुगर आएंगे, जितने भी अपन एग्जांपल पढ़ेंगे, ठीक है, वैसे तो अपन 2 ही पढ़ने, 2 के 4, 3 या 4 पढ़ने, ठीक है, लेकिन एक बात बता रही हूँ कि मोनोसैकेराइड्स के अंदर जितने भी अपन शुगर पढ़ेंगे, मैं बताऊंगी अभी, ठीक है ना, उनमें जितने भी मोनोमर्स होते हैं उनमें कार्बन 3 से लेकर कार्बन 7 तक की आप मोनोमर बना सकते हो। कार्बन 3 से लेकर कार्बन 7 तक के मोनोमर बना सकते हो, बस ये कंफर्म है, ठीक है। अब एक काम करते हैं, अपन एग्जाम्पल की बात करते हैं ना, मैं आपको समझाती हूँ। जैसे देखो, समझने की कोशिश करना है ना, भावनाओं को समझना, ठीक है। इसको मिटा दूँ क्या, इसको मिटा दूँ, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ी जगह हो जाएगी, हटा दो इसको, कोई दिक्कत नहीं। चलो इसको हटा देते हैं, है ना, ध्यान रखना इस वाले पॉइंट। चलो अब स्टार्ट करते हैं। क्या बोला मैंने कि कार्बन 3 से, चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, अगर कार्बन 3 है, कार्बन 4 है, कार्बन 5 है, कार्बन 6 है और कार्बन 7 है, मैंने यही बोला कार्बन 3 से लेकर कार्बन 7 तक मोनोमर आप बना सकते हो। तो एक काम करो, शुगर के लिए नोमेनक्लेचर लगता है पीछे ओज, क्या लगता है, ओज, और 3 के लिए क्या लगेगा, ट्राई। अब ये तो आपको पता है नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं, तो 3 कार्बन के लिए क्या लगाते हैं अपन, ट्राई और ओज लगा दो। तो अगर कोई मोनोमर, कोई मोनोसैकेराइड 3 कार्बन का शुगर, तो उसको बोलते हैं अपन ट्रायोज शुगर, ठीक है। अगर 4 कार्बन का है तो उसको बोलेंगे अपन टेट्रोज, ठीक है। 5 का है तो बोलेंगे पेंटोज, ठीक है। 6 का है तो उसको अपन बोलेंगे
6 का बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, हेप्टोज। ठीक है, 7 का है तो अपन उसको क्या बोलेंगे, सॉरी हेक्सोज, सॉरी हेक्सोज। ठीक है, और 7 का है तो हेप्टोज। ये जो कितने हो गए, 1 2 3 4 5, ये 5 जो शुगर्स होती है वो आपकी मोनोसेकेराइड्स होती है। समझ में आया आपको क्या बोला मैंने? मोनोसेकेराइड्स में कार्बन की जो शुगर बनती है वो 3 से 7 तक की बन सकती है। अगर इससे ज़्यादा नंबर हुआ तो पॉलीमर्स में आ जाएगा वो बच्चा, ये याद रखना। और अगर 3 से कम हुआ तो वो कोई शुगर नहीं बनाएगा, वो एक सिंपल एल्किलिक चेन बनाएगा, ध्यान रखना इस बात को। अब इसमें कौन सा ग्रुप प्रेजेंट होगा ये भी बताऊंगी मैं भी आपको, ध्यान से सुनना, पहले यहाँ तक समझ में आ गया आपको? ठीक है, अब इसमें से पढ़ना कौन सा अपन को, एक तो ये वाला और एक ये वाला। चलो, आई होप आपको अगर मैं पूछूं कोई भी एक पेंटोज शुगर का नाम बताइए, तो मैम हमने पढ़ा था न्यूक्लिक एसिड, बिल्कुल बता सकते हैं मैम, राइबोज। क्या बताएंगे हम लोग? राइबोज। राइबोज इज अ पेंटोज शुगर विच इज मोनोसैकेराइड। समझ में आया आपको? ठीक है, और हेक्सोज का तो अरे मैम ये तो पूछे मत, ये तो हमारे तो मुंह पे ऐसे रहता है। हेक्सोज कौन कौन से हो सकते हैं? ग्लूकोज है ना, फ्रक्टोज हो ना, फ्रक्टोज के साथ कौन सा था? गैलेक्टोज। ठीक है, ये सारे के सारे हेक्सोज होते हैं जिसमें 6 कार्बन होते हैं। बस फंक्शनल ग्रुप अलग होता है इसलिए चेंज हो जाते हैं, बाकी इनमें 6 कार्बन होते हैं। समझ में आया आपको? ठीक है, तो ये थी एक मजेदार बात जो आपको ध्यान रखनी है। क्या बताया मैंने कि मोनोसैकेराइड, जल्दी जल्दी फटाफट करते हैं। मोनोसैकेराइड्स के अंदर एक मोनोमर प्रेजेंट होता है, यानी शुगर का एक मोनोमर प्रेजेंट होता है। अगर इससे ज़्यादा जाएगा तो आपके पॉलीमर्स में आएगा। ठीक है, मोनोमर्स होते हैं सिंपल, इनमें सिर्फ एक मोनोमर होता है और इनमें शुगर्स के अंदर 3 कार्बन से लेकर 7 कार्बन तक हो सकते हैं। ठीक है, ये बातें मैंने बोली। अपन को याद कौन सा रखना है? सिर्फ ये दोनों याद रखना, ध्यान रखना। अपन को याद कौन सा रखना है? ये दोनों रखना है। ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि पूछ लेते हैं, पहले पूछते थे बट अब नहीं आता है, बट यहाँ से क्वेश्चन जरूर आता है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना, राइबोज इज अ पेंटोज एंड बाकी की 3 इज हेक्सोज शुगर होती है क्योंकि इसमें कार्बन नंबर 6 होते हैं। क्लियर हुआ? समझ में आ गया? चलो बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपको यहाँ तक आपने मेरी बातों को सुना। चलिए अब आगे स्टार्ट करते हैं। अब इसका मतलब आपको मोनोसैकेराइड का एग्जांपल तो पता ही चल गया होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मोनोसैकेराइड का एग्जांपल अपन ने देख लिया, एक तो अपने राइबोज हो जाएगा जो अपन को काम का ध्यान है, तो राइबोज, ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड गैलेक्टोज, दीज आर मोनोसैकेराइड्स है ना, इन्हीं चारों के बारे में पढ़ना है। ठीक है ना, राइबो ये सारे के सारे मोनोमर है। अगर आपने इनको तोड़ दिया, टुकड़े टुकड़े कर दिए तो ये ग्लूकोज नहीं होंगे, ये शुगर नहीं कहलाएंगे, ध्यान रखना। ठीक है, चलिए बढ़िया, तो ये काम हो गया आपका है ना, जिसमें से आपको राइबोस आपको बता दिया कि न्यूक्लिक एसिड के अंदर जो न्यूक्लियोटाइड बनाने के लिए जो शुगर चाहिए होती है वो कौन सी होती है? पेंटोज शुगर। राइबोस की अपन ने बात कर ली, बहुत अच्छे से बात करी थी। ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड गैलेक्टोज, ये तीनों ऐसे मोनोमर्स होते हैं जो इन सभी को बनाने का काम करेंगे, ओलिगो और पॉलीसैकेराइड के बनने में मदद करेंगे। अब कैसे करेंगे वो अपन यहाँ देखेंगे। ठीक है, चलो तो अपना मोनोसैकेराइड का, अच्छा ये एग्जांपल है सारे के सारे है ना, ये एग्जांपल है इसमें तीनों के अंदर। ठीक है, मैं बार बार नहीं लिखूंगी, मैं आपको बता दिया। क्लियर? तो चलो अब मैं बच्चा इसको मिटाऊंगी। क्यों मिटाऊंगी? क्योंकि ओलिगोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड थोड़ा सा लेंदी है, तो इसको पूरा मिटा के इन दोनों को करेंगे। तो मोनोसैकेराइड मैंने आपको समझा दिया। क्लियर हो गया? चलो बच्चा ये आप ध्यान रखना। चलिए आगे स्टार्ट करें अपन। चलो अब आगे स्टार्ट करते हैं, ओलिगो और पॉलीसैकेराइड है ना। अब बच्चा देखो, अब आपके दिमाग में आ रहा होगा मैम बहुत बहुत ऐसी शुगर होती, कौन कौन से इसमें ग्रुप प्रेजेंट होते हैं? अच्छा सब बताऊंगी, ध्यान से सुनते जाओ बस। हटा दो मैं इसको, चलो अब इसको हटा देते हैं मैम, इसको हटा दो, अब आप पूरा साफ कर देते हैं इसको। आप बनाना चाहो तो एक में बना लेना, बट जगह नहीं ना, फिर घसर पसर हो जाएगा, इसलिए फिर आपको दिखेगा नहीं, इसको अलग ही लिख लेते हैं। चलो हटा दिया इसको, चलो स्टार्ट करें। सेकंड, ओलिगोसैकेराइड्स। ठीक है, ओलिगोसैकेराइड, इसमें 2 से ज़्यादा और 10 से कम शुगर प्रेजेंट होती है। ठीक है, यानी एक तरीके का पॉलीमर ही है, एक तरीके का पॉलीमर ही है, ध्यान रखना। ठीक है, चलिए इसमें से बच्चा देखो, अगर शुगर 2 प्रेजेंट हुई तो उसको डाइसैकेराइड बोलेंगे, अगर 3 हुई तो ट्राइसैकेराइड, 4 हुई तो टेट्रा। अब अपन को इतना नहीं पढ़ना, अपन को सिर्फ पढ़ना है 2 वाला। अपन को पढ़ना कौन सा है बच्चा? सिर्फ 2 वाला पढ़ना है। ठीक है, यानी डाइसैकेराइड पढ़ना है अपन को। ठीक है, चलो बढ़िया, नाम तो सुना है बच्चा, डाइसैकेराइड का तो नाम तो सभी ने सुन रखा होगा मैम, ये तो सुन रखा है हमने, हाँ आता भी होगा आपको। तो अब इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं। अब एक काम करेंगे, एग्जाम्पल बताने से पहले मैं आपको एक मजेदार बात, ये बताने से पहले मैं आपको एक मजेदार बात बताती हूँ, सुनना। अगर आपसे पूछे, क्या पूछे तो मतलब पूछ ले कि कार्बोहाइड्रेट में कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो सकता है, तो 2 फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो सकते हैं, या तो एल्डिहाइड होगा
या कीटोन वाला होगा। मोस्टली एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होता है फंक्शनल ग्रुप। क्या बोला मैंने, वापस मैंने बोला कि कार्बोहाइड्रेट्स में अगर आपसे पूछे कौन से फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो सकते हैं, ठीक है, थोड़ा एडिशनल है ये, ध्यान से सुनना। तो बच्चा दो हो सकते हैं, या तो एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होगा या कीटोनिक होगा। अगर एल्डिहाइड तो कीटोनिक हो, कीटोनिक तो एल्डिहाइड, यानी दोनों में से कोई एक फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट जरूर होगा। बच्चा इसी फंक्शनल ग्रुप के बिहाफ पर इन शुगर्स को रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग जो शुगर होती है वो बोला जाता है। अब ऐसा क्यों बोलते हैं इसका रीजन बताऊंगी। तो या तो क्या होगा एल्डिहाइड ग्रुप, या तो होगा एल्डिहाइड जो मोस्टली पाया जाता है। आप अगर बुक में देखोगे तो उसमें एल्डिहाइड ग्रुप निकलेगा, CHO ग्रुप दिखेगा आपको, मोस्टली में होता है ना। और दूसरा कौन सा होता है बच्चा, दूसरा आपकी कौन सा, हाँ कीटोन ग्रुप। कीटोन ग्रुप जानते ना, ये वाला कंपाउंड होता है शायद, ये होता है ना R, ये RCO, ये वाला ऐसा कुछ होता है, और ये वाला CHO ग्रुप होता है, ठीक है, ऐसे ही होता है ना। हाँ यस मैम ऐसे ही होता है, ठीक है। तो अगर कोई शुगर है, अगर उसमें एल्डिहाइड है तो कीटोन नहीं होगा, मतलब कोई ना कोई एक फंक्शनल ग्रुप, इन दोनों में से कोई एक होगा। अब अच्छा देखो, अब मैं आपको डिफरेंस भी बताऊंगी किस में एल्डिहाइड होता है, जिसका इंपॉर्टेंट बहुत है, सारे की बात नहीं करेंगे ना, सारे आपके आते भी नहीं, आपको जिसका मैं बताऊं वो वाला तो जरूरी ध्यान रखना, वो तो पूछ लेते हैं बच्चा, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। अब बात करते हैं, ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि डाइसैकेराइड में चीज आएगी इसलिए आपको बता रहा हूँ। चलो स्टार्ट करते हैं। डाइसैकेराइड के अंदर जो एग्जाम्पल्स होते हैं, सबसे पहले एग्जाम्पल होता है जब जाना माना सुक्रोज, सुक्रोज इज अ डाइसैकेराइड। अदर वन माल्टोज, माल्टोज इज ऑल्सो डाइसैकेराइड। और हो सकता है बच्चा लैक्टोज, लैक्टोज। बस यही आपको तीन ध्यान रखने हैं, ये तो पूछे जाते हैं आपके मतलब जो आपके डाइजेशन में भी है और इसमें भी आपके दे रखा है, ठीक है। चलो सुक्रोज, माल्टोज एंड लैक्टोज, सुक्रोज, माल्टोज एंड लैक्टोज, ठीक है। अच्छा अब सुनते जाओ, बात को बस सुनते जाओ बस। ये भी डाइसैकेराइड का मतलब इसमें दो शुगर प्रेजेंट है, इसमें भी दो शुगर प्रेजेंट है, इसमें दो मोनोमर प्रेजेंट है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब कौन कौन से शुगर है जो प्रेजेंट, अब आपको पता है कि एक ग्लूकोज मोनोमर होता है, तो सुक्रोज जो होता है ना बच्चा, वो ग्लूकोज मोनोमर प्लस फ्रक्टोज से मिलकर बनता है, ये आपको ध्यान रखना है, ग्लूकोज से और फ्रक्टोज से मिलकर बनता है। तो देखो ये एक मोनोमर अभी बात करी थी अपन ने, ये दूसरा मोनोमर, दोनों मिल गए तो डाइसैकेराइड हो गए, ठीक है। माल्टोज बच्चा ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, यानी दो ग्लूकोज मिलके डाइसैकेराइड माल्टोज बनाएंगे, ठीक है। और लैक्टोज ग्लूकोज, याद करने का तरीका बताऊंगी मैं, रुक जाओ शांति रखो बस, गैलेक्टोज है ना, ये दोनों मिलके लैक्टोज बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक तो आया आपको क्लियर समझ में, अच्छा मैम आगे मैम यहाँ तक तो आ गया समझ में। तो सुक्रोज दो मोनोमर, ग्लूकोज और फ्रक्टोज, ये दोनों क्या थे, मोनोसैकेराइड थे, मैंने बोला दोनों मोनोसैकेराइड तब भी आपकी पॉलीमर ही बनेगा, तो डाइसैकेराइड में गया। अगर यहाँ एक और ग्लूकोज जोड़ दोगे तो ट्राइसैकेराइड बन जाएगा, वो अपन को पढ़ना नहीं है, मैं आपको सिर्फ समझा रही हूँ। ग्लूकोज पर ग्लूकोज माल्टोज बनाता है, ग्लूकोज पर लैक्टोज। अब याद कैसे करोगे मैम, याद बताओ। अच्छा याद करने से पहले मैं आपको एक मजेदार बात बताती हूँ। सुक्रोज इज अ केन शुगर। बच्चा जो अपन खाना जो अपन शुगर खाते हैं ना अपने घर में, टेबल, अच्छा हाँ टेबल शुगर भी कहते हैं इसको, टेबल शुगर भी कहते हैं, है ना। केन शुगर होती है सुक्रोज, जो अपन शक्कर नहीं बनाते, शक्कर जो अपन घर में अपन खाते हैं वो सुक्रोज होती है, ध्यान रखना इसको, ठीक है। उसको केन शुगर है, टेबल शुगर भी कहते हैं, ठीक है। दो टेबल क्यों बोलते हैं, क्योंकि अपन चाय लेकर जाते हैं तो चाय में अपन पूछते हैं भाई साहब आप चीनी कितने लेंगे, तो वो मिलाते हैं ना, तो इसलिए उसको टेबल शुगर भी कहते हैं। तो वो वाली जो चीनी होती है, बात एक ही है पर नाम अलग अलग दे दिया, ठीक है, ट्रेंड में चल रहा है आजकल, ठीक है। नेक्स्ट है माल्टोज, मतलब माल्टोज कहाँ पाया जाता है, माल्ट में। अब बोलोगे मैम माल्ट, बैडली जो धान वगैरह होते हैं ना उनके अंदर जो शुगर होती है ना बच्चा, वो माल्टोज होती है, ठीक है। अच्छा दूसरी लैक्टोज, मैम ये तो हमको आता है, ये तो हमें बताने दो मैम। इट इज प्रेजेंट मिल्क शुगर, ये कौन सी होती है बच्चा, मिल्क शुगर होती है, ठीक है। चलो बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ये चीज़ बताई मेरे को, ठीक है। अच्छा सॉरी मैंने आपको बताई, ठीक है। तो बताइए आपको समझ में आया। अच्छा अब अपन बात करते, सब बात करेंगे, टेंशन मतलब इनका स्ट्रक्चर बना के बता दूंगी मैं, ज़्यादा नहीं बताऊंगी बट एक दो का बताऊंगी जो आपके आता है बस, फिर बोलो मैम दिमाग घूम गया मेरा, तो खैर ठीक है, क्लियर हुआ। अच्छा अब सुनो, ध्यान से सुनना ना। चलो अब फ्रक्टोज, अच्छा हाँ एक चीज़ बता दूँ, फ्रक्टोज जो होती है, फ्रक्टोज को फ्रूट शुगर भी कहते हैं भाई, ये बात आप याद रख लो भैया। अब याद करने का इजी है, फ्र मतलब फ्रक्टोज, फ्र मतलब फ्रूट, याद हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोई डिफरेंस नहीं है, क्लियर। चलो अब बढ़िया अपन एक मजेदार, अब मैं आपको याद करने का तरीका बताती हूँ कि सुक्रोज में ये दोनों कैसे होते हैं। सुक्रोज अपन शक्कर खाते हैं, तो शक्कर कौन सी खाई अपन ने, केन वाली मिला के खाई, कैसी होती है, मीठी होती है, कैसे होती है, मीठी होती है। अब अगर इसको थोड़ा देखो, थोड़ा ऐसा अजीब है बट ठीक है, याद करने लायक है। तो G for G
F फॉर F, तो व्हाट इज GF? अब GF कैसी होती है? गर्लफ्रेंड कैसी होती है? मीठी मीठी होती है ना, हाँ मतलब मान लो, ठीक है। तो सुक्रोज कैसी होती है बच्चा? GF से मिलकर बनी होती है। GF मतलब बहुत मीठी मीठी होती है, तो G मतलब ग्लूकोज, F मतलब फ्रक्टोज से मिलकर बनी होती है, ठीक है। चलो बढ़िया, इसको छोड़ दो यहीं। अब आ जाओ, मैंने आपको क्या बोला था, जब भी मैं कोई चीज़ बताऊंगी तो सारी नहीं बताऊंगी, 3 होंगे तो 2 बताऊंगी, 2 होंगे तो 1 है, मतलब समझ जाओ, ठीक है। इसकी बात करते हैं। अरे इसमें तो आई लैक्टोज रहा है, IL रहा है, गे लैक्टोज, समझ जाओ, मतलब तुम होशियार हो, तुम बताने की बात नहीं है, ठीक है। चलो बढ़िया, क्लियर हुआ। तो ये आपको समझ में आ जाएगा ग्लूकोज, और बचा जो माल्टोज, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में आ जाएगा, ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया। अच्छा एक और बात बताती हूँ आपको, सुनते जाना ना। तो ये तो अपना था डाइसेक्ट, अभी बताओ इसके स्ट्रक्चर वगैरह सब बनाएंगे, ध्यान से सुनना। अच्छा देखो, अगर मैं आपसे बोलूँ कि इनमें से कौन सा हेट्रोपॉलीमर है और होमोपॉलीमर है, तो इजी है बिल्कुल। हेट्रोपॉलीमर क्या होता है? जिसका मोनोमर सेम हो, सॉरी हेट्रो क्या होता है? जिसका मोनोमर अलग अलग, और होमोपॉलीमर क्या होता है? जिसका मोनोमर सेम अलग अलग हो, ठीक है। तो अगर मैं सुक्रोज की बात करूँ तो सुक्रोज ग्लूकोज पर फ्रक्टोज से मिलकर बना है, तो 2 अलग अलग मोनोमर है, यहाँ पर 2 अलग अलग मोनोमर है, तो इट इज अ हेट्रोपॉलीमर, ठीक है। लैक्टोज इज ऑल्सो हेट्रोपॉलीमर, दोनों अलग अलग, और ग्लूकोज माल्टोज इज अ होमोपॉलीमर। इसलिए बच्चा मैंने आपको बोला था कि आप कार्बोहाइड्रेट के लिए कंफर्मली नहीं लिख सकते कि प्योरली होमोपॉलीमर है या प्योरली हेट्रोपॉलीमर है। ये डिपेंड करता है कि इसमें मोनोमर कौन सा जोड़ा, क्योंकि मोनोमर्स भी यहाँ अलग अलग होते हैं। हाँ भले कार्बन नंबर सेम होगा, लेकिन मोनोमर अलग अलग हो सकता है। जैसे अपन ने देखा लैक्टोज, ग्लूकोज और गैलेक्टो तीनों में 6 कार्बन होते हैं, लेकिन इनके स्ट्रक्चर के हिसाब से, इनकी किस तरह से प्रेजेंट होता है फंक्शनल ग्रुप, उसी बिहाफ पर उनका नाम अलग अलग, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखना, इतना तो बता दोगे बच्चा, अब तो कोई दिक्कत नहीं। अगर याद हो गया तो फिर ये हेट्रो होमो वाला तो कोई दिक्कत वाली बात आएगी नहीं, क्लियर। चलो बढ़िया, तो यहाँ तक आपको आई थिंक समझ में आ गया। तो देखो बच्चा, डाइसैकेराइड में आपको 3 ध्यान रखने हैं। अच्छा अब मैं आपको एक और चीज़ बता देती हूँ, थोड़ा सा एडिशनल है, एडिशनल तो नहीं है, ये एक मज़ेदार बात है बच्चा। देखो किसी के भी नाम के पीछे OSE लग जाए, अगर किसी के भी नाम के पीछे OSE लग जाए तो वो शुगर होती है, और किसी के भी नाम के पीछे ASE लग जाए तो वह एंजाइम होता है। ये नोमेनक्लेचर में आता है, ये मैंने अभी बता दिया, ध्यान रखना। अब मैं इसलिए बता रही हूँ, देखो सबके पीछे ओज लग रहा है, दिस इज शुगर। लेकिन बच्चा आपने कभी देखा होगा सुक्रोज को तोड़ने वाला एंजाइम सुक्रेज होता है, तो एज लग जाता है तो दिस इज एंजाइम। माल्टोज को तोड़ने वाला माल्टेज है ना, लैक्टोज को तोड़ने वाला लैक्टेज है ना। तो मोस्टली नोमेनक्लेचर उनके पीछे के नाम के हिसाब से भी दिए जाते हैं, जो सबस्ट्रेट के हिसाब से होता है, ठीक है ना। नोमेनक्लेचर पढ़ते हैं ना अपन, एंजाइम अपन पढ़ेंगे, मैं बताऊंगी उसके अंदर लेक्चर में अपन एंजाइम वाला पढ़ेंगे, क्लियर। चलो बढ़िया, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। चलो मैम, हाँ मैम यहाँ तक आपको क्लियर। अब अपन आगे चलते हैं। अब अच्छा देखो, इनका स्ट्रक्चर्स मैं बताऊंगी, बट मैं आपको पॉलीसैकेराइड बता दूँ, पॉलीसैकेराइड वाला बता दूँ, उसके बाद बताऊँ स्ट्रक्चर, फिर एक साथ ही करेंगे एक साथ। बट अभी आप बस इतना समझ लो कि इनमें डाइसैकेराइड में एग्जांपल आते हैं, मोनोसैकेराइड में आते हैं, अब पॉलीसैकेराइड सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, और यही आपकी बुक में दे रखा है पॉलीसैकेराइड वाला। तो एक काम करेंगे, सबसे पहले पॉलीसैकेराइड करेंगे, देन उसके बाद मैं आपको रिड्यूसिंग नॉन रिड्यूसिंग बताऊंगी, और उसके पहले तो क्या बताऊंगी, हाँ पहले स्ट्रक्चर्स बताऊंगी, देन आपको रिड्यूसिंग नॉन, फिर आपका एक कार्बोहाइड्रेट कंप्लीट, ठीक है। चलो अब ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, फटाफट कर देंगे क्योंकि थोड़ा लेंदी है ये, ठीक है। चलो हटा दूँ मैं इसको, समझते जाना बच्चा, ठीक है। और जब अपना बायोमोलिक्यूल वाला लेक्चर एंड हो जाएगा, सबसे एंड वाला, तो मैं आपको क्वेश्चंस दूंगी, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। और एनसीईआरटी बेस्ड है सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड होंगे, तो ये मत वाला मैम कहाँ से दे दिया आपने क्वेश्चन, यहीं पे दिया है आपने, तुम थोड़ा पढ़ लो, ठीक है। चलो अब अपन थर्ड वाला करते हैं, पॉलीसैकेराइड, यस सैकेराइड्स। इतना शानदार नाम है ना इनका, पढ़ने में जोर आता है मैम, है ना। मोर देन 10 मोनोमर्स, शुगर्स प्रेजेंट, शुगर बोलो है ना, सैकेराइड बोलो, जो आपको सही लगे प्रेजेंट, ठीक है। 10 से ज़्यादा होने चाहिए। चलो सबसे एक काम करते हैं, पॉलीसैकेराइड बच्चा 2 तरीके के हो सकते हैं। देखो सुनना, पॉलीसैकेराइड 2 तरीके के हो सकते हैं, मैं इनको यहाँ नहीं लिखूँगी, थोड़ा छोटा सा ही, ठीक है। पॉलीसैकेराइड 2 तरीके के हो सकते हैं। एक तो पॉलीसैकेराइड या तो स्ट्रक्चरली बनाए, या तो स्ट्रक्चर फॉर्म करे, ऐसे पॉलीसैकेराइड जो किसी की सेल का स्ट्रक्चर बनाए, या तो ऐसा ये जिस सेल के अंदर स्टोरेज फॉर्म में हो, ठीक है, या तो स्ट्रक्चर फॉर्मेशन में मदद करे। अब वो कौन से है ये भी मैं बताऊंगी, इसको भी स्लाइड में रख दो। मैंने बोला कि पॉलीसैकेराइड आपको ऐसे मिलेंगे, किसी की सेल के अंदर या तो वो स्ट्रक्चर फॉर्मेशन में मदद करेंगे, मैं बताऊंगी इसका एग्जांपल, और किसी की सेल के अंदर वो स्टोरेज में मदद करेंगे। अब आप समझ गए होंगे, मेरी भावनाओं को समझ गए होंगे आप लोग, है ना, ठीक है। चलो अब इसको यहीं रख देते हैं, इसका एग्जाम्पल अपन एंड में लिखेंगे। चलो सबसे पहले बताया है पॉलीसैकेराइड में, चलो स्टार्ट करें। पॉलीसैकेराइड में बच्चा एक नहीं, इसमें आपको मैं, हाँ ठीक है, 2 तरीके के होते हैं, ठीक है।
स्टार्ट करें। सबसे पहला, ऐसे पॉलीसेकेराइड जो या जिनका मोनोमर सेम हो, ऐसा पॉलीसेकेराइड जिनका मोनोमर सेम हो उनको होमोपॉलीमर में लिखेंगे। ऐसे पॉलीसेकेराइड जिनका मोनोमर अलग अलग हो तो उनको अलग में लिखेंगे, यानी यहाँ लिखेंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करें एग्जाम्पल के। सारे नाम सुन रखे आपने, सारे नाम सुन रखे, बस अब थोड़ा डिटेल में करेंगे बस, और कुछ नहीं। ठीक है, मैंने क्या बोला, ऐसे पॉलीसेकेराइड जिनका मोनोमर सेम हो, ऐसे पॉलीसेकेराइड जिनका मोनोमर सेम होगा जिनको यहाँ लिखेंगे, यहाँ रख देंगे उनको। और ऐसे पॉलीसेकेराइड जिनका मोनोमर अलग अलग हो बच्चा, उनको यहाँ लिखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले होमोपॉलीमर पढ़ते हैं। स्टार्ट करें, चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैं एक लाइन खींच देती हूँ। ठीक है, हाँ चलो, फर्स्ट 1 2 और 3 है तो बहुत सारे बच्चे, लेकिन वही बताऊंगी जो आपकी बुक में दे रखे। सबसे पहला है स्टार्च। अरे मैम ये तो सुन रखा है हमने नाम, स्टार्च इज ऑल्सो होमोपॉलीमर। नेक्स्ट ग्लाइकोजन। अभी सब बात करेंगे एक साथ। तीसरा कौन सा हो सकता है बताओ? तीसरा आपके हो सकता है सेलुलोज, और यही आपके एग्जाम्पल दे रखा है बुक के अंदर, दे रखा है बच्चा, आप देखना, इन्हीं के बारे में पूरा डिटेल बता रखा है। ठीक है, चलो नेक्स्ट बात करेंगे। अब बोल मैम आप यहाँ पे भी लिख सकते थे, नहीं क्यों नहीं लिख सकते, इसका रीजन आप देखना खुद है ना। दूसरा है इन्यूलिन, दिस इज नॉट अ इंसुलिन, दिस इज इन्यूलिन, ध्यान रखना। और फिफ्थ है आपका काइटिन। तो ये 5 ऐसे पॉलीमर्स हैं बच्चा जो किसकी तरह बिहेव, जिनका मोनोमर क्या होता है, सेम होता है। मैं मोनोमर भी बताऊंगी, इनका मोनोमर भी बताऊंगी मैं, और बताना जरूरी बच्चा, इसका तो याद करना पड़ेगा, भले इसका मत रखना बट इनका तो याद रख लेना बच्चा। ठीक है, बुक में दे रखा है, मैं कुछ नहीं कर सकती, बुक में दे रखा है, बुक में सिर्फ पॉलीसेकेराइड ही समझा रखा है, सिर्फ पॉलीसेकेराइड ही समझा रखा है बस, और कुछ नहीं। ठीक है, चलो तो अब मैंने बोला कि ऐसे पॉलीसेकेराइड जिनका मोनोमर, यानी ये भी पॉलीसेकेराइड, ये भी पॉलीसेकेराइड, ये भी पॉलीसेकेराइड, ये भी पॉलीसेकेराइड और ये भी पॉलीसेकेराइड, पर इनके अंदर जितने भी मोनोमर्स होंगे इन सब का मोनोमर एक होगा। चलो स्टार्ट करते हैं। पहले कैसे, स्टार्च, ग्लाइकोजन और सेलुलोज, ये ऐसे पॉलीसेकेराइड हैं जिनका मोनोमर ग्लूकोज होता है, यानी इन तीनों का मोनोमर क्या होता है बच्चा, ग्लूकोज होता है। यानी बहुत सारे ग्लूकोज मिलके स्टार्च बनाएंगे, बहुत सारे ग्लूकोज मिलके ग्लाइकोजन बनाएंगे और बहुत सारे ग्लूकोज मिलके सेलुलोज बनाएंगे। तो इन तीनों का मोनोमर जो होता है ना बच्चा, क्या होता है, मैं कहाँ लिखूँ इसको, या लिख दूँ, इन तीनों का जो मोनोमर होता है वो कौन सा होता है, इन तीनों का मोनोमर क्या होता है बच्चा, ग्लूकोज होता है। ठीक है, इसका भी ग्लूकोज, इसका भी ग्लूकोज, इसका भी ग्लूकोज, ध्यान रखना बुक में लिख रखा है। अब बात करते हैं इन्यूलिन की। अब बच्चा ये क्या क्या होता है सब बताऊंगी मैं, अभी पहले मोनोमर बता दूँ ना। इन्यूलिन का जो मोनोमर होता है ना वो क्या होता है, फ्रक्टोज, यानी बहुत सारे फ्रक्टोज मिलके इन्यूलिन बनाएंगे। ठीक है, बस फ्रक्टोज ही होगा, मोनोमर तो सेम है ना सब में, तो जैसे फ्रक्टोज की चेन इन्यूलिन बनाएगी। अब बात करते हैं काइटिन की, ये आपके बच्चा बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपकी एनसीईआरटी में दे रखा और पूछ भी रखा। अब मैं क्या होता है सब बताऊंगी, बट अभी सुन लो। इसका जो मोनोमर होता है ना वो होता है NAG। अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ NAG, एन एसिटाइल ग्लाइकोसामीन। क्या होता है बच्चा, मैं इसकी फुल फॉर्म लिख दूं यहाँ पर, एन एसिटाइल ग्लाइकोसामीन, ये बुक में दे रखा है आपको। ठीक है, बुक में दे रखी है ये लाइन, सारा एनसीईआरटी है पूरा। ठीक है, आया समझ में, चलो बढ़िया। तो अब देखो मैं वापस आपको समझाती हूँ, कंफ्यूजन हो गया होगा। देखो बच्चा, देखो पॉलीसेकेराइड ऐसे होते हैं जिनमें बहुत सारे मोनोमर होते हैं। अगर मोनोमर सारे के ऐसे पॉलीसेकेराइड जिनमें मोनोमर सेम है तो उनको होमोपॉलीमर बोलेंगे, और ऐसे कार्बोहाइड्रेट ऐसे पॉलीसेकेराइड जिनमें अलग अलग मोनोमर जुड़ के पॉलीसेकेराइड बनाते हैं उसको हेटेरोपॉली, वो अलग देखेंगे कौन कौन से होते हैं, वो उसको साइड में रखो। अब होमोपॉलीमर में कौन कौन से होते हैं, तो मैंने आपको 5 बताया, स्टार्च, ग्लाइकोजन और सेलुलोज। ये तीनों ऐसे पॉलीसेकेराइड होते हैं जिनका मोनोमर बिल्कुल सेम है, यानी ग्लूकोज की चेन स्टार्च बनाएगी, ग्लूकोज की चेन ग्लाइकोजन बनाएगी, ग्लूकोज की चेन सेलुलोज बनाएगी। ठीक है, और इन्यूलिन, फ्रक्टोज की चेन इन्यूलिन बनाएगी, है ना, है तो बहुत सारे फ्रक्टोज। ठीक है, और काइटिन की जो चेन होती है काइटिन में NAG, एन एसिटाइल ग्लाइकोसन। अब ऐसे बहुत सारे NAG होंगे यानी नैग होंगे जो काइटिन बनाएंगे। तो यहाँ तक आपको क्लियर हुआ। अब अपन एक एक की बात कर लेते हैं, कहाँ प्रेजेंट होते हैं, जो बुक में दे रखा है बताना बहुत जरूरी है, सुनते जाना। स्टार्च इज ए स्टोर्ड फॉर्म इन प्लांट्स, पता है सबको मैम, हमको आता है ये चीज़, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बहुत अच्छे बढ़िया। स्टार्च होता है वो प्लांट के अंदर, प्लांट में स्टोरेज फॉर्म में प्रेजेंट होता है बच्चा। स्टोरेज फॉर्म जानते हो ना बच्चा कि बाद में एनर्जी बनाने में काम आ जाए। ठीक है, ग्लाइकोजन स्टोरेज फॉर्म इन एनिमल सेल्स में प्रेजेंट होता है ये स्टोरेज फॉर्म में।
सेलुलोज इज अ स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड, यानी ये प्लांट सेल की सेल वॉल स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड होता है, ध्यान रखना इस चीज को, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चरल होता है जो प्लांट सेल में, ओनली प्लांट सेल प्रेजेंट होता है। और एक और बात बताऊं कि ये एक ऐसा कार्बोहाइड्रेट होता है जो सबसे अबेंडेंट होता है नेचर में, बायोस्फीयर में, याद रखना इस चीज़ को, बुक में लिख रखा है, ठीक है। ये नेचर में बायोकेमिकली बहुत कॉम्प्लेक्स भी होता है और ये जो होता है ये प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट मतलब समझ रहे हो, बहुत ज़्यादा बायोस्फीयर में प्रेजेंट होता है कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, समझ में आ गया। इन्यूलिन, अरे मैम ये क्या है बेटा, देखो इन्यूलिन भी प्लांट स्पीशी में प्रेजेंट होता है, कुछ कुछ में होता है, सब में नहीं होता, ध्यान रखना, है ना। अभी कहाँ प्रेजेंट होता है मैं आपको बताती हूँ। वेजिटेबल्स होती है ना, वेजिटेबल्स जो मोस्टली जो वेजिटेबल्स होती है जैसे अनियन हो गया, गार्लिक हो गया, कुछ आपके फ्रूट्स हो गए, उनमें प्रेजेंट होता है ये इन्यूलिन, ठीक है ना। जो एक स्टोरेज फॉर्म होता है प्लांट के अंदर ही, जो कुछ कुछ वेजिटेबल्स और फ्रूट्स में होगा, बाकियों में नहीं होता, ध्यान, हर किसी में नहीं होता, ठीक है। काइटिन, अरे मैम काइटिन तो हमने पढ़ रखा है। काइटिन बच्चा अपन ने 2 जगह पढ़ा था, मैंने आपको एनिमल किंगडम 2 जगह पढ़ा था। एक तो बताया था बच्चा मैंने फंजाई की सेल वॉल, फंजाई की सेल वॉल भी काइटिन की बनी होती है, ठीक है। और आर्थ्रोपोड की जो एक्सोस्केलेटन होता है, इन इंसेक्ट्स का एक्सोस्केलेटन बताया था मैंने आपको, वो भी काइटिन का बना होता है। बट दोनों में क्या फर्क होता है, फंजाई की सेल वॉल फ्लेक्सिबल होती है इसलिए काइटिन काइटिन में रह जाता है, लेकिन आर्थ्रोपोड की जो एक्सोस्केलेटन वो हार्ड होती है, यानी इसके साथ आप कैल्शियम भी जोड़ दोगे, अगर इसके साथ आप कैल्शियम भी जोड़ दोगे तो वो हार्ड एक्सोस्केलेटन बन जाएगा जो आपकी आर्थ्रोपोड्स में पाया जाता है। क्लियर हुआ। तो ये था आपके, तो ये था स्ट्रक्चरल, ये था स्टोरेज। तो अब देखो मैंने आपको बोला था ना पॉलीसेकेराइड्स 2 तरीके की हो सकती है, या तो स्ट्रक्चरल में मदद आए या स्टोरेज में। अब बता सकते हो हमें स्ट्रक्चर में कौन कौन है, काइटिन और सेलुलोज, और स्टोरेज में स्टार्च, ग्लाइकोजन और इन्यूलिन। लिख दूं इसे मैं, हाँ मैम लिख दीजिए। तो यहाँ पर मैं लिख दूं स्ट्रक्चर में आपके इन्यूलिन, ठीक है, और दूसरा कौन सा है, सेलुलोज, जो बच्चा स्ट्रक्चर है, सेल का स्ट्रक्चर बनाने में मदद करते हैं, ठीक है। और स्टोरेज में पता है बच्चा, तो स्टार्च, ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन, ठीक है, सही लिखा क्या मैंने, अरे सॉरी बच्चा, आई एम रियली सॉरी बच्चा, इसकी जगह आएगा आपके सेलुलोज काइटिन, हाँ मैं देखो कुछ गड़बड़ हो रही है, हाँ। और दूसरा कौन सा है, ग्लाइकोजन, स्टार्च, और तीसरा इन्यूलिन। तो ये 3 आपके ऐसे हो गए, ठीक है, हाँ। तो आप कंफ्यूजन नहीं रखना है, स्टार्च, ग्लाइकोजन एंड इन्यूलिन, दे आर स्टोरेज फॉर्म इन, है ना, ऑर्गेनिज्म। स्टार्च जो होता है वो प्लांट में होता है, ये भी प्लांट में, वो एनिमल में होता है, सेल में, और दोनों स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है, समझ में आया आपको। चलो बढ़िया। तो यहाँ तक मैम हमको ये क्लियर हुआ पॉलीसेकेराइड, होमोपॉली, ये आपकी बुक में दे रखा है, पढ़ोगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। 1-2 चीज़ें हैं मैं बताऊंगी। अच्छा ये दे रखा है कि स्टार्च जो होता है एक आयोडीन टेस्ट में पॉजिटिव टेस्ट देता है और बाकी ग्लाइकोजन वगैरह नहीं देता, क्योंकि बच्चा स्टार्च का जो स्ट्रक्चर होता है वो हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, जो आयोडीन के साथ अच्छे से बाउंड कर सकता है, बाइंड कर सकता है, ठीक है। इसलिए जो स्टार्च होता है वो आयोडीन का पॉजिटिव टेस्ट देता है, इसलिए ब्लूइश इन कलर में हो जाता है। अगर स्टार्च में आयोडीन मिलाओगे तो वो अच्छे से पॉजिटिव टेस्ट देगा, उसके साथ बाइंड करेगा, ब्लू कलर का हो जाएगा। लेकिन ग्लाइकोजन, सेलुलोज वगैरह ये स्टार्च के आयोडीन के साथ पॉजिटिव टेस्ट नहीं देते हैं, क्योंकि इनका स्ट्रक्चर अलग होता है, ठीक है, समझ में आ गया, ये बात ध्यान रखना। अब मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि इन तीनों का पॉलीमर भले ही एक हो, तीनों का पॉलीमर भले एक हो, लेकिन बच्चा इनका अरेंजमेंट अलग होता है। अगर अरेंजमेंट बच्चा देखो सोच के बताओ कि अगर मोनोमर भले सेम है, मोनोमर तीनों का सेम है, तो तीनों को मैं एक ही बताती ना, तो फिर इनमें क्या डिफरेंस है जिस वजह से, तो बच्चा इनका जो अरेंजमेंट है वो अलग अलग है। तो इसका हेलिकल अरेंजमेंट, ये एनसीईआरटी लाइन बता रही हूँ सारी, इसका हेलिकल अरेंजमेंट होता है जिसकी वजह से ये आयोडीन टेस्ट में पॉजिटिव आता है। बाकी इन दोनों का स्ट्रक्चर ऐसा नहीं होता, इस वजह से आयोडीन के साथ अच्छे से बाउंड नहीं करते, इसलिए पॉजिटिव नहीं देते, ध्यान रखना इस बात को, ठीक है। इसलिए स्टार्च आयोडीन टेस्ट पॉजिटिव रहता है, इसलिए ब्लूइश इन कलर में हो जाता है। स्टार्च कैसे होता है, अपन पत्ती के अंदर स्टार्च देखते हैं ना, इस आयोडीन मिला दे तो नीली कलर की पड़ जाती पत्ती। 9th क्लास का एक्सपेरिमेंट अगर देखा हो तो नहीं पता तो कोई दिक्कत वाली, 10th क्लास में था, 9th, हाँ जिसमें भी था, ठीक है। तो आगे समझे, चलो तो बढ़िया। अब अपन बात करते हैं हेट्रो की, अब ज़्यादा टाइम वेस्ट करके फटाफट हेट्रो की बात करते हैं, फिर स्ट्रक्चर पे आते हैं अपन, ठीक है, चलो बढ़िया। अब हेट्रो की बात करेंगे तो बच्चा मैंने बोला कि इनमें हमेशा ध्यान रखना मोनोमर अलग अलग होंगे, है ना। चलो अब लिख दूँ यहाँ पर, लिखो तो क्या मतलब यहाँ लिख देते ना। हेट्रोपॉलीमर में सबसे पहले एग्जाम्पल, वैसे देखो ये आपको ज़्यादा याद नहीं रखने, याद होगा तो ठीक है, वरना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। बट हाँ नज़र में रखना कि हाँ मैम ये चीज़ भी देखने को मिलती है। अब इसमें कौन कौन से ऐसे होते हैं, जैसे आपके है हिपैरिन, हिपैरिन सुन रखा है, ठीक है। और जैसे हो गए आपके और हो गए आपके पेप्टिडोग्लाइकन, पेप्टिडोग्लाइकन बैक्टीरिया की सेल वॉल, डीज पेप्टिडोग्लाइकन, ठीक है। और कौन से हो सकते हैं हेट्रोपॉलीमर, हेट्रोपॉलीमर कौन कौन से हो सकते हैं बच्चा, वो आपकी बॉडी में प्रेजेंट होता है ना वो, हाँ कैरेट। अब आप देखो सबसे मज़ेदार बात, अरे मैम क्या बता दिया आपने आज, अरे मैम ये शब्द मत लिखो, ये तो हमने प्रोटीन में पढ़ा है। हाँ सुनो बच्चा,
इधर लिख दूँ, इधर साइड में लिख दूँ, हाँ इधर लिख दीजिए। देखो बच्चा, कैरेटीन इज अ प्रोटीन बट कैरेटीन सल्फेट इज अ पॉलीसेकेराइड, यानी दिस इज अ कार्बोहाइड्रेट। ये बात याद रखनी है आपको। कैरेटीन इज अ प्रोटीन बट कैरेटीन सल्फेट इज अ पॉलीसेकेराइड, इसलिए मैंने यहाँ लिखा पॉलीसेकेराइड में, और ये हेट्रोपॉलीमर होता है, बस इतना ध्यान रखो। इसके साथ साथ हाँ, कॉन्ड्रीन प्रोटीन जो कार्टिलेज वगैरह में मदद करता है बनाने में, तो कॉन्ड्रीन प्रोटीन इज अ कॉन्ड्रीन जो होता है प्रोटीन होता है, बट कॉन्ड्रीन सल्फेट इज अ पॉलीसेकेराइड, जो भी एक क्या बोलते हैं हेट्रोपॉलीमर होता है। बस इतना ध्यान में लिख देती हूँ ना, वैसे तो आता नहीं है फिर भी देख लेना, कॉन्ड्रीन सल्फेट, ठीक है। तो ये आपके थे हेट्रोपॉलीमर। अब अलग बनते हैं, हिपेरिन जो होता है वो ग्लूकोज और फ्रक्टोज की चेन से मिलकर बनता है ना, और ज़्यादा याद नहीं रखना। पेप्टोग्लाइकन भी जो होता है वो आपके फ्रक्टोज और गैलेक्टोज मतलब इनकी, अच्छा इसको म्यूकोपॉलीसेकेराइड भी बोलते हैं, तो ये NAM और उनसे मिलकर बनता है, मतलब और भी होते हैं वैसे तो, है ना। अच्छा, पेप्टिडोग्लाइकन जो होती है वो अलग अलग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होती है बच्चा, ठीक है। वो कभी कभी होमोपॉलीमर्स भी हो सकती है और हेट्रोपॉलीमर्स भी हो सकती है, वो डिपेंड करता है बच्चा इनकी कॉम्प्लेक्स में। यानी पेप्टिडोग्लाइकन आपको होमोपॉलीमर्स में भी मिलेगा और हेट्रोपॉलीमर्स में मिलेगा, इसलिए एक्स्ट्रा है, याद होगा तो ठीक है, वरना मत रखना, याद रखना, है ना। ये होमोपॉलीमर में मिलेगा आपको, हेट्रो में भी मिलेगा, क्योंकि इनके कॉम्प्लेक्स अलग हो सकते हैं, किसी किसी में सेम मोनोमर के मिल जाते हैं, किसी किसी में अलग अलग मिल जाते हैं, ठीक है। आपको ये वाला याद रखना है, ये आपके एम्स लेवल में पूछ रखा है। और ये वाला हिपेरिन तो जानते हो, हिपेरिन क्या होता है, हिपेरिन एंटीकोगुलेंट कार्बोहाइड्रेट पॉलीसेकेराइड होता है, ठीक है, जो अपनी बॉडी के अंदर ब्लड को जमने से रोकता है। क्लियर, तो ये था आपका पॉलीसेकेराइड, समझ में आ गया। अच्छा, तो ये आपने पॉलीसेकेराइड कंप्लीट हो गया। अब अपना जो एनसीईआरटी बेस था वो कंप्लीट हो चुका है। अब मैं आपको एनसीईआरटी के अंदर जो क्या बोल रहे स्ट्रक्चर जो बना रखे ना, वो इसकी बात करेंगे। मैम स्ट्रक्चर कैसे बनते हैं, अल्फा क्यों बोलते हैं, बीटा क्यों बोलते हैं, क्यों ऐसा लिख रखा है, फलाना ठिकाना, और सबसे इंपॉर्टेंट बात रिड्यूसिंग शुगर, नॉन रिड्यूसिंग शुगर क्या होती है वो अपन बात करें, ठीक है। चलो बढ़िया, हटा दूँ मैं इसको अब। चलो मैम ये चीज़ तो आगे हमको समझ में, अब अपन आगे स्टार्ट करें। चलो, मतलब अब जो टॉपिक आएगा बहुत मज़ेदार भी है और समझने लायक भी है, अच्छे से समझना बच्चा इसको, है ना। कि अब अपन एडिशन बात करेंगे, कौन सी रिड्यूसिंग कौन सी नॉन रिड्यूसिंग होती है, फलाना डिगाना जो भी है, ठीक है। चलो अब बात करते हैं। सबसे पहले एक काम करते हैं, अभी मैंने जो अपनी लाइन बोली उसी लाइन को मैं वापस दोहराती हूँ, वापस दोहराएंगे उस बात को। क्या बोला बच्चा मैंने, कार्बोहाइड्रेट में दो तरीके के, यानी कार्बोहाइड्रेट के, अच्छा बच्चा आप देखो, जब भी मैं कार्बोहाइड्रेट की बात करूँगी स्ट्रक्चर बनाने से पहले आपको मैं बता दूँ, मैं आपको ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बताऊंगी, राइबोज का स्ट्रक्चर बता दूंगी। अब बोलो मैम कैसे दे रखा है, एनसीईआरटी में दे रखा है इसलिए बताना पड़ेगा, एनसीईआरटी में दे रखा है इसलिए समझाना पड़ेगा, वरना नहीं होता तो मैं फालतू इतना बताती नहीं, क्योंकि बच्चा एनसीईआरटी इसको छोड़ नहीं सकते। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले आपको मैं स्ट्रक्चर बता देती हूँ, देन उसके बाद मैं आपको इस पूरे फंक्शन ग्रुप की बात करेंगे, ठीक है। चलो पहले सबसे पहले काम करते हैं, राइबोज की बात करते हैं, फिर देन ग्लूकोज। बस इससे ज़्यादा नहीं बताऊंगी बच्चा, में ध्यान रखना ना, इससे अगर ये समझ में आ गया तो आप एनसीईआरटी में पढ़ लेना, ठीक है। चलो सबसे पहले राइबोज। अब आपको पता है ये पेंटोज शुगर है, मैम ये तो आता है आपने बताया था, लेकिन अब बना कैसे, रिंग कैसे बनी, देखते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बनाते हैं लीनियर स्ट्रक्चर, राइबोज का लीनियर स्ट्रक्चर बनाते हैं, राइबोज का लीनियर स्ट्रक्चर बनाते हैं। अब कैसे बनाएंगे, अच्छा पेंट मतलब मैम 5 कार्बन, 1 2 3 4, अरे क्या हो गया, ये क्या हो गया, 1 2 3 4 और ये 5, ये 5 कार्बन हो गया, ठीक है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और ये 5वां। अब मज़ेदार बात सुनो बच्चा, अगर किसी शुगर के या मोनोमर में, अगर किसी मोनोमर में एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है तो बच्चा वो हमेशा कार्बन नंबर 1 पे प्रेजेंट होगा, और अगर किसी मोनोमर या शुगर में कीटोन ग्रुप प्रेजेंट है तो हमेशा वो सेकंड कार्बन पे प्रेजेंट होगा। ये आप रट लो, कुछ भी करो बट ये रट लो। मैं यहाँ लिख देती हूँ कि अगर मोनोमर शुगर में, मोनोमर मतलब जैसे अपन ने बनाई मोनोमर शुगर में एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होगा, एल्डिहाइड होगा तो वो कार्बन नंबर 1 पर प्रेजेंट होगा, यानी CHO ग्रुप, CHO आई थिंक CHO होता है, CHO ग्रुप किस पे प्रेजेंट होगा हमेशा, बताओ, ये है अपने, है ना, कार्बन नंबर 1 पे, ठीक है। एक वैलेंसी फ्री है इसकी, है ना, याद रखना है तो तुम कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब मुझे बताओ, मैं आपको बता देती हूँ, हिंट दे देती हूँ मैं आपको, राइबोज शुगर इज ए एल्डिहाइडिक शुगर,
तो एल्डिहाइड है, तो अभी मैंने बताया कि एल्डिहाइड होगा तो एल्डिहाइड वाला ग्रुप किस पे प्रेजेंट होगा, कार्बन नंबर 1 पे। तो एक काम करें, तो मैंने यहाँ पर नंबर लिख दिया 1 2 3 4 5, पेंटो शुगर थी पहला कार्बन, तो आप इस पे एल्डिहाइड ग्रुप लगा दो, लगा दिया, ठीक है। अच्छा वैलेंसी पूरी कर देना, बाकी में OH लगा दो, पहले को छोड़ के बाकी में OH लगा दो, ये लग गया। चलो मैम ये हो गया। अच्छा खाली जो मैंने छोड़ा है वो हाइड्रोजन है, जो खाली मैंने वैलेंसी छोड़ी है वो हाइड्रोजन है, ध्यान रखना। मैं भी बोल रही हूँ बार बार नहीं लगाऊंगी, तो मुझे ये मत सोचना मैम आपने खाली छोड़ दी, जो खाली है वो हाइड्रोजन है, इसे बार बार नहीं लिखूंगी, ठीक है। चलो बढ़िया। अच्छा एक काम करते लिख देती हूँ मैं, फिर तुम बोलोगे मैम ये कहाँ छूट गया हमसे, ठीक है। अच्छा यहाँ पर कुछ भी प्रेजेंट हो सकता है, आपको CHO ग्रुप ये वाला प्रेजेंट होना है, फर्स्ट कार्बन पे मैंने एल्डिहाइड ग्रुप जोड़ दिया, क्लियर, बढ़िया। अच्छा अब एक काम करते हैं, यहाँ पर भी हाइड्रोजन है, दोनों में फर्क है। अब क्या होता है शुगर का, अब ये है लीनियर स्ट्रक्चर, ये है लीनियर स्ट्रक्चर, लेकिन अपन ने राइबोस कौन सा पढ़ा है, रिंग स्ट्रक्चर। अब आप बोलो मैम हमने तो रिंग पढ़ा है, अब रिंग तो बनाओ, ये तो लीनियर स्ट्रक्चर। हाँ अब अपन क्या बनाएंगे, इसका रिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे। क्या बनाएंगे, रिंग स्ट्रक्चर। अब कैसे बनाएंगे बच्चा, देखो जब भी कभी मैं भी यहाँ पे ग्लूकोज बनाऊंगी, तो ग्लूकोज में भी सबसे पहले मैं आपको लीनियर स्ट्रक्चर बताऊंगी, देन आपको रिंग स्ट्रक्चर बताऊंगी। तो हमेशा ध्यान रखना, कोई भी शुगर सबसे पहले वो लीनियर लेता है, लीनियर रहती है, तो रिंग बनने, जब वो रिंग बनने जाता है तो लास्ट वाला कार्बन कभी भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता, ध्यान रखना। लास्ट वाला कार्बन कभी भी रिंग बनने में पार्टिसिपेट नहीं करता है, ये बात आप याद रखोगे। इसका मतलब अब इसमें लास्ट वाला कार्बन कौन सा है, 5th वाला कार्बन, ये वाला, इसको कोई मतलब नहीं है ऊपर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, हम हमारी मस्ती में मगन है, इसको कोई मतलब नहीं है, रिंग बनो तो अच्छा, नहीं बनो तो अच्छा, मेरे जैसे बनो और मेरे जैसा ना बनो, ये वाली स्ट्रक्चर हो जाती है, ठीक है। तो इसका मतलब अब ये बोलेंगे, बाकी ये तो इसने हाथ खड़े कर दिए बनने से, रिंग बनने से, अब ये बोलेगा भाई हमको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो अब क्या होगा, अब क्या होता है, जो चौथा कार्बन होता है, 4th वाला जो होता है, मैं इसको हटा देती हूँ ना, जो 4th वाला कार्बन होता है वो अपने आप को इस पहले वाले के साथ जोड़ेगा। अब देखो कैसे जोड़ेगा, ये ये वाला है ना, एक काम करते हैं, ये ऐसे जाएगा और ये ऐसे गया, अब इसका OH ये रहा, ये रहा। अब ये बोलेगा भाई, ये कार्बन इसको बोलेगा पहले वाले, 4th वाला कार्बन फर्स्ट वाले कार्बन को बोलेगा भाई तू जुड़ने कहाँ आ रहा है, वैलेंसी तो देख, वैलेंसी तो ऑलरेडी पूरी है, तो जुड़ने कहाँ आ रहा है, पहले वैलेंसी तो खाली कर। ये बोलेगा मेरे पास भी 4 हो रखी है, मेरे पास भी 4 हो रखी है, अब क्या करे, अब क्या करे, अच्छा हाँ अब तो दिक्कत होगी। तो ये बोलेगा ठीक है तू टेंशन ना ले, मैं तेरे लिए कुछ करता हूँ। तो अब ये क्या करेगा, ये वाला जो कार्बन का क्या होगा, यहाँ पर ये O जो होगा वो यहाँ रह जाएगा और अपने इस हाइड्रोजन को फ्री कर देगा, कर दिया फ्री, ठीक है। देखो ये एक थ्योरी है, मतलब ऐसे बता रखा है कि ऐसा ऐसा हुआ होगा, ठीक है। देन अब ये बोलेगा देख मैंने भी अपने इस हाइड्रोजन को हटा दिया, अब तू भी कुछ ना कुछ कर, मेरी भी एक वैलेंसी यहाँ पे देख फ्री हो गई, तू भी कुछ ना कुछ कर, ठीक है। अब ये बोलेगा ठीक है कर रहा हूँ तू टेंशन मत ले। अब क्या होगा, ये इस O जो होता है ना, इस O को ऐसे करेगा, है ना, और ये हाइड्रोजन तो आके इससे अटैच हो जाएगा। देखो बच्चा क्या बोला मैंने, वापस कंफ्यूजन हो जाएगा आपको। बच्चा देखो इसने अपने हाइड्रोजन को साइड में कर दिया, साइड था ना इसके पास OH था इस हाइड्रोजन का। अब इसने भी ऑक्सीजन ये बोला कि एक बॉन्ड हटा भाई, और इसके पास एक बॉन्ड हटा, तो अरे सॉरी है ना, एक बॉन्ड हटा, तो इस पर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज। कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो अब ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, अब ये जो हाइड्रोजन होगा वो इस ऑक्सीजन के साथ अटैच हो जाएगा, ठीक है। अब जब एक ऑक्सीजन के साथ अटैच होगा तो यहाँ पर OH बनेगा, ये हाइड्रोजन यहाँ का अटैच हो गया, तो ये कंप्लीट वैलेंसी इसकी, ये कंप्लीट ये वैलेंसी, और ये ऑक्सीजन नेगेटिव वाला इस कार्बन के साथ जुड़ जाएगा, तो रिंग बन गया। अब कैसे बना, चलो बनाते हैं, बनाए। अब कंफ्यूजन हो रहा होगा थोड़ा बहुत, ये कैसे बना, अब देखो इसको बनाते हैं, रिंग बनाते हैं। सबसे पहले एक अच्छा सा ऑक्सीजन बनाएंगे जो हंस रहा है, ठीक है, हंस रहा है, ठीक है। अब रिंग में अगर आप देखो, इस रिंग में 1 2 3 4 यहाँ पर 4 जो है अपने पास पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है। तो 1 2 3 और 1 2 3 और ये 4, मतलब अगर इसको मैं ऐसे ना बना के ऐसा बनाऊँ, है ना, इसको ऐसे ना बना के ऐसे बना लेते हैं, हाँ अब ठीक है मैम, अब बिल्कुल ठीक है। 1 2 3 और ये 4, 1 2 3 4, ठीक है, सही है बिल्कुल, हाँ बिल्कुल सही है। अपने जो बनाया था ना बच्चा वही बना रही हूँ और कुछ नहीं कर रही, ठीक है। चलो अब ये वाला जो है बच्चा 5वां वाला, ये तो रिंग से बिल्कुल अलग ही हो गया। तो अब इस 5वें को अपन कहाँ रखें, तो एक काम करो तुम्हारी मर्जी, तो एक काम करो, अपन ने राइबोज में हमेशा रबनिंग कहाँ से करी थी, तो एक काम करो यहाँ से नंबरिंग करो, 1 2 3 4 और 5वें के साथ जुड़ा है कौन,
5वें के यानी चौथे के साथ जुड़ा है 5वां कार्बन। ये देखो चौथे के साथ 5वें कार्बन जुड़ा है, ठीक है। चलो अब पहले कार्बन, ये रहा पहला कार्बन। पहले कार्बन पे अब क्या क्या प्रेजेंट है, एक H, ये बन गया H। पहले कार्बन पे क्या प्रेजेंट है, एक OH, लो OH प्रेजेंट मैम, कर दिया। देखो एक H, एक OH और दूसरा कार्बन दूसरे कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है। दूसरे वाले के साथ क्या क्या जुड़ा हुआ है मैम, यहाँ पर OH जोड़ो, यहाँ पर H जोड़ो, अरे ठीक है। तो यहाँ OH और यहाँ H है ना। थर्ड कार्बन में फिर भी यहाँ OH, यहाँ H, ठीक है। फोर्थ कार्बन में सिर्फ और सिर्फ क्या, एक हाइड्रोजन है और यहाँ पर जुड़ा हुआ है, तो एक यहाँ हाइड्रोजन है, तो 1 2 3 और 4, ये बन गया अपना राइबोस का रिंग स्ट्रक्चर। यही बनाया था अपन ने, याद करो यही बनाया था अपन ने, यस मैम यही बनाया था हमने, ठीक है। तो बन गया अपना, कुछ नहीं करा बच्चा, बस इसको मैंने आपको समझाया कैसे कैसे होता है। ज़्यादा दिमाग बस आपको याद के रखना है, सुनो बस याद ही रखना है। लास्ट वाला कार्बन भले 6 कार्बन हो 7 कार्बन हो, लास्ट वाला कार्बन कभी भी पार्टिसिपेट नहीं करता रिंग बनाने में, याद रखना। लास्ट वाला अकेला रह जाएगा। अभी ग्लूकोज का बनाऊंगी, एक लास्ट में ग्लूकोज का बनवाऊंगी जो बुक में दे रखा है, ठीक है ना। तो उससे ऊपर वाले करेगा, देखो इसमें 5 थे तो चौथा वाला करा, ये बन गया अपने पास, ठीक है। अब बच्चा, अब क्वेश्चन आता है, ये आपके बच्चा बस एक एडिशनल चीज़ बता रही हूँ कि शुगर अल्फा होनी चाहिए, बीटा कौन कौन सी होती है, बीटा कौन सी होती है, अल्फा कौन सी होती है। अब देखो एक मजेदार बात बताऊँ आपको, पहले कार्बन पर जो OH अगर नीचे की तरफ है, पहले कार्बन पर अगर OH नीचे की तरफ है तो वो होता है अल्फा, और अगर उस OH को ऊपर कर दोगे, अगर वो OH ऊपर हो जाएगा तो वो हो जाएगा बीटा, ध्यान रखना। अब मुझे बताओ इस स्ट्रक्चर में OH मैंने कहाँ बनाया है, नीचे बनाया है ना, तो क्या मैं इसको अल्फा राइबोस बोल सकती हूँ? हाँ मैम बिल्कुल बोल सकते हो आप, क्योंकि यहाँ पर अपने पास OH नीचे है। अब आप OH के लिए लो या कुछ हाइड्रोजन के लिए याद करते हैं कि अल्फा में अगर हाइड्रोजन ऊपर है ना, अगर पहले कार्बन में हाइड्रोजन ऊपर है तो अल्फा, और पहले कार्बन नीचे है तो बीटा। समझ में आ गया, ठीक है। तो ये है अपने पास अल्फा राइबोस। अब बीटा राइबोस बनाना बच्चे क्वेश्चन आपके एम्स में आ रखा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज अल्फा राइबोस स्ट्रक्चर। तो कुछ नहीं करना है, सब कुछ सेम होता है। अगर OH पहले कार्बन पे नीचे है तो अल्फा, ऊपर है तो बीटा, OH नीचे है पहले पे तो अल्फा, ऊपर है तो बीटा, ठीक है। अच्छा ये बात आपको ध्यान रखनी, समझ में आ गया। चलो तो बढ़िया, ये आपको क्लियर हुआ। चलो तो आई होप आपको राइबोस वाला स्ट्रक्चर समझ, ये आपकी बुक में दे रखा है, आप देख लेना एक बार। अब बस मैं आपको एक राइबोस का, ग्लूकोज का बता देती हूँ, फिर बस आप रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग की बात करेंगे जो अपना एंड करेंगे फिर इस लेक्चर को, ठीक है। चलो हटा दो इसको मैं। चलो अब आप लोग ही बताओगे, अब मैं आपसे कैसे पूछूं, फिर भी अगर तुम समझ रहे हो है ना, तो अब आप लोग बताना मैम कैसे कैसे, जैसे जैसे अपन रिएक्शन करी वैसे वैसे देखेंगे, ठीक है। चलो तो दूसरा स्ट्रक्चर देखते हैं अपन ग्लूकोज का। हाँ मैम ये समझा दो बस हमें, तो कुछ नहीं बताओ। हाँ बच्चा बिल्कुल बताएंगे, बिल्कुल बताएंगे। ग्लूकोज में भी बच्चा एल्डिहाइड ग्रुप होता है, ध्यान रखना। क्या होता है, एल्डिहाइड ग्रुप होता है, याद रखना। कौन सा ग्रुप होता है बच्चा, एल्डिहाइड ग्रुप, ठीक है। अब चलो स्टार्ट करते हैं। ग्लूकोज कितने कार्बन होता है बच्चा, 6 कार्बन, पता है ये तो आपको, नहीं तो मैम हमको तो ध्यान है ये तो। 1 2 3, छोटा बनाऊँ थोड़ा सा, छोटा बना लेते हैं ना, बन गया 1 2 3 4 5 6। अच्छा पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। मैंने आपको क्या बोला था, अगर एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होगा तो कौन से कार्बन पे प्रेजेंट होता है, फर्स्ट कार्बन पे, तो लगा दो है ना। अरे सॉरी बच्चा, हाँ ये दूसरा कार्बन जुड़ा रहेगा, इसमें मैंने शायद यहाँ गड़बड़ कर दी। हाँ सही है ना, हाँ ठीक है ना। तो ये होगा तो 1 2 3 4 5 6, सब जगह 1 2, सब जगह OH लगा दो, सभी पे OH लगा दो। लेकिन 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 यहाँ पर एक मज़ेदार बात, ग्लूकोज के थर्ड कार्बन पे, ग्लूकोज पे अगर आप इस स्ट्रक्चर को देखो तो इजी है, यहाँ पर AH और बाकी सब जगह OH लगाया, लेकिन ये स्ट्रक्चर अभी भी कंप्लीट नहीं, क्यों नहीं कंप्लीट है, क्योंकि बच्चा ग्लूकोज के थर्ड कार्बन पे, ग्लूकोज के थर्ड कार्बन पर OH यहाँ लगता है ना कि यहाँ लगता है। तो याद रखना यहाँ लगता है H और यहाँ लगता है OH। अब याद कैसे रखोगे, देखो ग्लूकोज में एक कार्बन है जो थर्ड क्लास है, बिल्कुल थर्ड क्लास का कार्बन है जो बिल्कुल अलग है, बिल्कुल अलग है। ये क्वेश्चन आता है, ध्यान रखना। कैसे याद रखोगे, ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में थर्ड क्लास का कार्बन है। थर्ड क्लास मतलब देखो, थर्ड क्लास C4 कार्बन, और थर्ड मतलब तीसरा, थर्ड क्लास का कार्बन है जो मतलब इनसे ना बाउंड ही नहीं रखता,
ये बेचारे एक जैसे जाना चाह रहे हैं लेकिन वो अलग रखना चाह रहा है, वो बिल्कुल थर्ड क्लास है, बिल्कुल अलग, बकवास। ठीक है, ऐसे याद रखो तो याद हो जाएगा। ठीक है, तो थर्ड क्लास का अगर में थर्ड वाला कार्बन है जिसपे OH इस जगह जाता है और हाइड्रोजन जाता है, बस इतना ध्यान रखना। ठीक है, चलो स्टार्ट। अब आगे देखिए अपन इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। तो ये तो था इसका रिंग स्ट्रक्चर, ये तो था रिंग, लेकिन अपन को रिंग नहीं पूछता, अपन को क्या पूछता है, कौन सा पूछता है जल्दी बताओ, अपन को रिंग स्ट्रक्चर पूछता है। ये तो था लीनियर स्ट्रक्चर, अब रिंग कैसे बनाएंगे, बस वही। पांचवे वाले को लास्ट वाले को कोई मतलब नहीं होगा, भले तुम रिंग बनाओ मेरे चाहे से, तुम कुछ ही करो, हमें कोई मतलब नहीं है तुमसे। ठीक है, तो छठे वाले को गोली मारो, छठे वाला बोलेगा तुम मुझे गोली मार दे, मुझे कोई मतलब नहीं, मैं नहीं बनाऊंगा रिंग। ठीक है, अब इसके ऊपर वाला कौन है, पांचवा, बस। तो रिंग बनाने में पांचवा और फर्स्ट वाले में वही रिएक्शन, वही जो अभी मैंने राइबोस बताया था। फिर ये बड़ा ये अपने आपको यूं करेगा, OH, हाइड्रोजन यहाँ से जाएगा, है ना, तो नेगेटिव होगा, फिर बोलेगा तू भी तो हटा भाई, तो ये बोलेगा ठीक है हटा रहा हूँ, तो O करेगा, फिर ये हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ेगा, तो इसके पास पॉजिटिव चार्ज आया, तो ये नेगेटिव यहाँ पर आके जुड़ गया, हो गया 4 वैलेंसी पूरी कंप्लीट। बस अब बनाओ, चलो रिंग बना दे, बनाए रिंग। चलो अब सबसे पहले काम करते हैं, एक ऑक्सीजन बनाते हैं, एक ऑक्सीजन बनाते हैं। ठीक है, ऐसा ठीक है, हाँ पॉजिटिव रहते हैं थोड़ा सा। ठीक है, अब इस ऑक्सीजन के साथ यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, तो कितने कार्बन जुड़े हैं, 1 2 3 4 5, है ना, एक कार्बन तो अलग है, तो 1 2 3 4 और 5, सही है। 1 2 3 4, ओहो सॉरी, एक नहीं बनाया मैंने, एक नहीं बनाया मैम, आपने एक नहीं बनाया, हाँ बना रहे हैं। तुम टेंशन मत लिया करो, सब बना रहे हैं, टेंशन ना लो तुम। अब ठीक है, 1 2 3 4 5, हाँ अब हम छठा का क्या लाएंगे, 6 वाले को लाएंगे, पहले शांति रखो, ये हो गया। हाँ अब एक काम कर बनाना स्टार्ट करते हैं। हमेशा ये इधर वाले से, है ना, कौन सा वाले में स्टार्ट करेंगे, यहाँ से, तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे नंबरिंग, ऑक्सीजन के पास वाले से, 1, इसको मैं ना ये वाला 1 2 3 4 5, और 5वें से जुड़ा हुआ है अपना छठा, यहाँ जोड़ दो 6 वाला कार्बन, 6 OH, ये हाइड्रोजन, ठीक है, जुड़ गया 5वां, ये हो गया छठा कार्बन। ठीक है, अब चलो स्टार्ट करते हैं एक एक को भरना। पहला कार्बन कौन सा था, ये वाला। पहले कार्बन पे क्या क्या है बताओ, पहले अरे बताओ जल्दी, ये पहला है ना, क्या क्या जुड़ा हुआ है, ये लिखो क्या जुड़ा हुआ है, एक H और एक OH। दूसरे कार्बन पे क्या है, एक H OH। तीसरे पे क्या है, एक H और OH। फोर्थ पे क्या है, फोर्थ, अच्छा एक मिनट, थर्ड कार्बन पे बच्चा यहाँ पर है, थर्ड कार्बन पे OH अंदर है, H नीचे है। ठीक है, फोर्थ में एक OH, हाँ है ना, एक OH और फिफ्थ वाले पर बस एक हाइड्रोजन जुड़ा है, बस। चलो इसको ऊपर बना लेते हैं, लो बन गया ग्लूकोज स्ट्रक्चर। अब ज़्यादा कंफ्यूज नहीं हो, अगर वो समझ में आ गया तो ये बना लो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको फिर बोल रही हूँ, रटने की जरूरत नहीं, रटोगे तो कुछ समझ में नहीं आने वाला, ये समझ लो, बस ये समझ लो। अब चलो स्टार्ट करें। पहले कार्बन पे देखो HOH था, दूसरे पे HOH था। अब इस वाले में उल्टा क्यों करा, मैंने आपको पहले बोला, देखो थर्ड कार्बन थर्ड क्लास है, तो अगर आप ऐसा बना रहे हो तो ऐसा बनाओ, उल्टा करो। फिफ्थ में भी HOH, इस पे H ही है और इसमें आपके OH, तो CH2HOH दिख रहा है आपको, देखो ध्यान से देखो इसको। ठीक है, समझ में आ गया आपको, क्लियर, ये बात आपको। तो ये अपना था ग्लूकोज। अब बच्चा आप मुझे एक बात बताओ, ये ग्लूकोज अल्फा है बीटा है। अभी मैंने बोला फर्स्ट कार्बन पर अगर OH नीचे होगा तो वो अल्फा है, और अगर ऊपर होगा तो वो बीटा है, तो दिस इज अल्फा ग्लूकोज। और अगर बीटा ग्लूकोज पूछे तो यहाँ पर O होता है और यहाँ सिर्फ H होता है, अगर बीटा होगा तो। लेकिन अपन अल्फा बनाया है तो यहाँ पर OH यहाँ नीचे होगा। ठीक है बच्चा, देखो अब मैं अगर आपसे एक बात पूछूं कि ग्लूकोज बच्चा एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो अनस्टेबल होता है, अब आप कैसे याद रखोगे, अगर आपको ये याद है, अगर आप देखो ये एक इंसान है, इंसान की ये इम्बैलेंस हो रखा है, इम्बैलेंस मतलब देखो यहाँ पर भी बैलेंस, यहाँ पर बैलेंस, देखो यहाँ इम्बैलेंस हो रखा है, इसकी एक टांग टूटी हुई है। अगर OH सही जगह होते, दोनों जगह नीचे की तरफ OH होते तो ये बैलेंस होता, बट ये तो बैलेंस ही नहीं है, तो मैंने ऐसे याद रखा कि इसका OH ऊपर है ना, तो इसकी टांग एक टूटी हुई है, इसलिए इम्बैलेंस। इसलिए ये कैसा होता है, टेम्परेरी स्ट्रक्चर होता है, मतलब इम्बैलेंस होता है। ये इम्बैलेंस का मतलब जानते हो ना, बहुत रिएक्टिव होता है ग्लूकोज। ठीक है, इसी कारण की वजह से। ठीक है, तो याद करने के ऊपर है वो, तो आप जैसे याद होगा तो समझ में आ गया। तो ये था अपना ग्लूकोज और राइबोज, बस इतना ही है। वैसे देखो मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ,
ग्लूकोज, फ्रक्टोज और कौन सा था आपका गैलेक्टोज, जिसमें से आप बस फ्रक्टोज और ग्लूकोज का ध्यान रखना। मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ, बस एक बात बता देती हूँ, ग्लूकोज में फर्स्ट कार्बन पर एल्डिहाइड होता है और फ्रक्टोज भी 6 कार्बन का होता है, लेकिन वहाँ कीटोन ग्रुप होता है, वो भी सेकंड कार्बन पे, बस और कुछ डिफरेंस नहीं है, याद रखना। कीटोन ग्रुप प्रेजेंट होता है फ्रक्टोज में और ग्लूकोज में प्रेजेंट होता है एल्डिहाइड ग्रुप, बस इतना ध्यान रखना है अपन को, ठीक है। चलो अब अपन फटाफट से अब वो बता देती हूँ सबसे लास्ट टॉपिक, जिसमें हमेशा बच्चों को हमेशा कंफ्यूज रहता है कि कौन रिड्यूसिंग होता है कौन नॉन रिड्यूसिंग। क्लियर हो गया, हटा दूँ इसको मैं, चलो बढ़िया, इसको मैं हटा देती हूँ अब, ठीक है। चलो अब अपन बात करते हैं रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर। अब सबसे पहले देखो, याद करना हो तो मैं आपको याद करा दूँ, लेक्चर कंप्लीट करूँ, लेकिन मैं नहीं चाहती कि आप रटो इस चीज़ को। मैं चाह रही हूँ कि अगर आप समझो तो ज़्यादा बेटर है ना बच्चा। देखो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ, एक रिएजेंट होता है टॉलन रिएजेंट, या एक रिएक्शन होता है फेलिंग टेस्ट। फेलिंग टेस्ट बेंडिक टेस्ट होता है, एक टेस्ट होता है जिसका नाम है फेलिंग टेस्ट। अब ये कैसे आया है, केमिस्ट्री में पढ़ना तुम, ठीक है, मैं नहीं पढ़ा रही, ये तुम केमिस्ट्री में पढ़ते रहना तुम। बच्चे देखो, रिड्यूसिंग नॉन रिड्यूसिंग क्या मतलब होता है, किसी सोल्यूशन में शुगर प्रेजेंट है या नहीं है, उसको पता करने के लिए हम ये टेस्ट करते हैं। मुझे नहीं पता कौन सी शुगर होगी, मैं ये पता नहीं कर सकती उसमें शुगर कौन सी है, लेकिन मैं ये पता कर सकती हूँ कि उसमें शुगर प्रेजेंट है या नहीं है। मान लो एक सोल्यूशन है जिसमें फैट, लिपिड, प्रोटीन और कार्ब प्रेजेंट है, मैं अगर ये टेस्ट करूंगी तो मुझे पता चल जाएगा कि भैया इस सोल्यूशन में शुगर प्रेजेंट है, लेकिन मैं ये नहीं बता सकती बच्चा कि इसमें शुगर कौन सी है, स्टार्च है, ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, गैलेक्टोज है, ये नहीं बता सकती मैं, ये अपन नहीं बता सकते, बट हाँ ये जरूर बता सकते कि इसमें शुगर प्रेजेंट है ये नहीं है, ठीक है। कैसे बताएंगे हम, फेलिंग टेस्ट से। कौन सा टेस्ट करते हैं अपन, फेलिंग टेस्ट, ये एक टेस्ट होता है, और इसमें जो रिएजेंट यूज होता है वो टॉलरेंस रिएजेंट यूज होता है। बच्चे ये अपना केमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हो तुम, तो मैं रिएजेंट में लिख देती हूँ, मेरे को आप बस ये लिख लो, टॉलरेंस रिएजेंट यूज होता है, बस इतना ध्यान रखो, ठीक है। अच्छा अब क्या होता है, अब सुनो बच्चा, अगर किसी शुगर में फंक्शनल ग्रुप फ्री है, अगर किसी शुगर में फंक्शनल ग्रुप फ्री होता है तो बच्चा वो पॉजिटिव टेस्ट देगा और वो शुगर रिड्यूस हो जाएगी। मैंने क्या बोला, मैं लिख देती हूँ इसको, ज़्यादा बेटर होगा। अगर किसी कोई से भी शुगर, मोनो हो, पॉली हो, डाई हो, जो तुम्हारी मर्जी करे, अगर किसी शुगर में फंक्शनल ग्रुप फ्री है, फ्री मतलब फ्री है, वो मतलब वो किसी दूसरे से रिएक्ट करने के लिए बैठा है, मतलब फ्री बैठा है, वो वेला बैठा है बिल्कुल, तो वह शुगर पॉजिटिव फेलिंग टेस्ट देगी, क्योंकि फेलिंग जो भी रिएजेंट, टॉलरेंट रिएजेंट, वो तो रिएक्ट कर सकता है क्योंकि फ्री बैठा है फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर, और इसीलिए उस शुगर को रिड्यूसिंग शुगर कहेंगे। आया समझ में, हाँ मैम आया, थोड़ा तो आया मैम। हाँ क्या बोला मैंने, वापस यही लाइन बस वहाँ लिख दूंगी, बट उल्टा कर देना, तो बार बार नहीं लिखूंगी। अब सुनो, अगर कोई शुगर में, कोई सी भी शुगर हो बच्चा, अगर उसके अंदर फंक्शनल ग्रुप फ्री बैठा है, मतलब मुक्त है, वेला बैठा है, तैयार है, बस रेडी है किसी से रिएक्ट करने के लिए, तो वो जब भी उस शुगर के अंदर हम फेलिंग डालेंगे तो फेलिंग उसके अंदर रिएक्ट करेगा, तो पॉजिटिव फेलिंग टेस्ट, कलर चेंज हो जाएगा। आप बोलोगे मैम कैसे पता चलेगा, बेटा कलर चेंज होगा, याद रखना कलर चेंज होगा, कलर चेंज से हमसे पता चल जाएगा कि इसमें शुगर होती नहीं होती, ठीक है। हाँ तो उस शुगर को अपन बोलेंगे रिड्यूसिंग शुगर। अब आप इसको उल्टा कर दो, अगर किसी शुगर में है ना फंक्शनल ग्रुप तो है, लेकिन वो किसी के साथ जुड़ा हुआ है, किसी के साथ बॉन्ड बना रखा है, फ्री नहीं है, वो फ्री नहीं है, तो बच्चा क्या फेलिंग टेस्ट के साथ रिएक्शन करेगा, मैम नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। जब रिएक्शन ही नहीं करेगा तो कलर चेंज नहीं होगा, जब कलर चेंज नहीं होगा तो वो नेगेटिव फेलिंग टेस्ट देगा, और नेगेटिव देगा तो मैम वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर हो जाएगी। तो जो नेगेटिव फेलिंग टेस्ट देते हैं वो कैसी शुगर्स होती है बच्चा, नॉन रिड्यूसिंग शुगर होती है। आया समझ में, पहले तो ये आपको ध्यान रखना है। अब एग्जाम्पल की बात करेंगे, सब बात करेंगे बच्चे, सब बात करेंगे, टेंशन ना लो, बस लास्ट है, बस ये लास्ट है, बस थोड़ी सी और हिम्मत रख लो, बस मेरे लिए थोड़ी सी हिम्मत रख लो, ठीक है। तो बच्चा ये आपको समझ में आया। अब एग्जाम्पल की बात करते हैं। अब एक बात बताओ, मैंने आपको क्या बताया था अभी कि कार्बोहाइड्रेट 3 तरीके के होते हैं। अब आप खुद दिमाग लगा के बताना मैम, अगर आपने पहले वाला पूरा समझ में आ गया तो आपको ये रटने की जरूरत नहीं, आपको फटाफट याद होगा। देखो एक तो था मोनोसेकेराइड, एक तो था डाई, अब डाई की बात कर रहे हैं ना, ओलिगो पॉलिगो नहीं कर रहे, और एक पॉलीसेकेराइड। हाँ मैम ये तो बात सही है। अब मैं एक क्वेश्चन पूछ रही हूँ, क्या सभी मोनोसेकेराइड पॉजिटिव फेलिंग टेस्ट देंगे,
क्या सभी मोनोसेकेराइड रिड्यूसिंग होती है? जल्दी बताओ। यस मैम होती है। क्यों? क्योंकि बच्चा वो सब मोनोमर्स है, तो उनमें तो फंक्शनल ग्रुप किसी के साथ जुड़ा हुआ ही नहीं है, वो तो फ्री बैठा है, वेल्ला बैठा है सभी के साथ। अरे ग्लूकोज में एल्डिहाइड वेल्ला बैठा था, फ्रक्टोज में कीटोन वेल्ला बैठा है, गैलेक्टोज में भी एल्डिहाइड ग्रुप होते हैं, वो भी वेल्ला बैठा है, तो वो तो सब मोनोमर्स है, तो उन्होंने किसी का रिएक्शन ही नहीं करी, तो ऑल मोनोसेकेराइड्स आर रिड्यूसिंग शुगर। ये मैम समझ में आ गया? ठीक है, ऑल मोनोसेकेराइड्स आर रिड्यूसिंग शुगर एंड डाइसेकेराइड। अब डाइसेकेराइड में मजेदार बात, अब सुनते जाओ। ठीक है, इसको मैं अलग पेन से लिखूं। एक है आपकी था सुक्रोज, यस, एक था माल्टोज, और दूसरा कौन सा था बच्चा? दूसरा कौन सा था? अरे बता दो, लैक्टोज। मैं भी तुमसे पूछती रहती हूँ, क्या पागल हो गई मैं भी। ठीक है ना। अब बच्चा, अब देखो यहाँ से आता है क्वेश्चन। डाइसेकेराइड में 2 शुगर जुड़ी हुई है, मतलब सुक्रोज में एक फ्रक्टोज एक गैलेक्टोज जुड़ा हुआ है। सुनना ध्यान से, ठीक है। माल्टोज में 2 ग्लूकोज जुड़े हुए हैं और लैक्टोज में एक ग्लूकोज गैलेक्टोज जुड़ा हुआ है। तो अब आप बोलोगे मैम अब ये दोनों जुड़े हुए हैं तो अब तो कोई दिक्कत नहीं मैम, जुड़े हुए हैं तो इसमें शायद फंक्शन ग्रुप फ्री नहीं होगा। हाँ बिल्कुल सही सोच रहे हो। अब सुनो, माल्टोज और लैक्टोज ये दोनों जो होते हैं, इन दोनों के अंदर, इन दोनों में जो शुगर होती है वो आपस में दोनों, देखो माल्टोज में 2 ग्लूकोज है, तो एक ग्लूकोज में कीटोन ग्रुप, दूसरे ग्लूकोज कीटोन ग्रुप, तो दोनों फंक्शनल ग्रुप जुड़े हुए रहते हैं आपस में। तो क्या फ्री है? क्या दोनों ग्लूकोज का कोई फंक्शनल ग्रुप फ्री नहीं है? तो जब फ्री नहीं है तो ये कैसा देगा बताओ जल्दी यहाँ पर, मतलब ये वाला आपका कैसा देगा बताओ? तो ये कैसा आएगा आपके? रिड्यूसिंग। मतलब ये वाला, मतलब इन दोनों के अंदर क्या होता है, जो फंक्शनल ग्रुप होता है, ठीक है ना, तो जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो कैसा होता है यहाँ पर, है ना। यहाँ मतलब अगर मैं आपसे, देखो मैं आपको स्ट्रक्चर बना के बताती हूँ, मैं आपको स्ट्रक्चर बना के बताऊँ, आप लोग यस मैम बता दो, आज तो स्ट्रक्चर बता दो मैम। पानी पी लूँ बच्चा मैं? ठीक है, हाँ पर पानी देखो बच्चा, देखो क्या होता है आपको ये, अगर ये वाली चीज़ अगर आपको समझ नहीं आती है तो बच्चा इसको याद रख लो कि जो सुक्रोज होती है वो कैसी होती है? नेगेटिव, मतलब ये कैसी होती है? नॉन रिड्यूसिंग शुगर होती है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर होती है, यानी नेगेटिव फॉलिंग टेस्ट देगा, और बाकी की जो 2 होती है वो रिड्यूसिंग शुगर होती है। ये आपकी केमिस्ट्री में भी दे रखा है, क्योंकि इसमें एक जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो क्या होता है बच्चा? फ्री रहता है। बच्चा देखो मैं आपको कैसे बताऊं, देखो समझने की कोशिश करो, मैं आपको बता देती हूँ, याद होगा तो ठीक है, मैंने कोई दिक्कत नहीं है। देखो बच्चा, एक ग्लूकोज ये रहा, ग्लूकोज का एल्डिहाइड ग्रुप ये रहा मान लो, दूसरा ग्लूकोज ये रहा, तो दूसरे का ग्लूकोज ग्रुप यहाँ जुड़ा रहता है। अब एक का फंक्शनल ग्रुप तो इसके साथ जुड़ गया, ये रहा जुड़ गया, तो इसका तो फंक्शनल ग्रुप फ्री नहीं है, बट इसका तो फंक्शनल ग्रुप फ्री है ना, तो इसका मतलब फैलिंग टेस्ट दे सकता है, बिल्कुल दे सकता है। तो माल्टोज में यही होता है। लैक्टोज में एक गैलेक्टोज और ग्लूकोज में सेम यही कंडीशन होती है, उसमें भी एक फ्री रहता है तो पॉजिटिव। बट सुक्रोज में बच्चा ये ग्लूकोज और ये फ्रक्टोज दोनों का फंक्शनल ग्रुप आपस में जुड़ता है, यानी इसका एल्डिहाइड और इसका कीटोन ग्रुप आपस में जुड़ जाता है, तो इसलिए कोई भी फंक्शनल ग्रुप फ्री नहीं रहता। इसलिए कैसा देगा ये? नॉन रिड्यूसिंग और नेगेटिव फैलिंग टेस्ट देगा। यही है काम की बात जो आपको ध्यान रखनी है कि सुक्रोज जो होता है वो नेगेटिव फैलिंग टेस्ट देता है, जो नॉन रिड्यूसिंग शुगर होती है, और माल्टोज लैक्टोज जो होती है वो एक रिड्यूसिंग शुगर होती है जो पॉजिटिव फैलिंग टेस्ट देता है। अब मैं आपको एक मजेदार बताऊँ, क्या पॉलीसेकेराइड्स, क्या सारे के सारे पॉलीसेकेराइड्स सारे के साथ जुड़े हुए रहते हैं, तो क्या कभी वो फ्री होंगे? उनके फंक्शनल ग्रुप नहीं होंगे मैम। तो वो कैसा देंगे? जब फंक्शनल ग्रुप फ्री नहीं है, तो इसका मतलब वो कैसा देंगे? वो यहाँ पर नेगेटिव, यानी सारे के सारे पॉलीसेकेराइड्स कैसे होते हैं? नेगेटिव फैलिंग टेस्ट देंगे, यानी नॉन रिड्यूसिंग शुगर होते हैं। बस ये आपको याद रखना है। तो आपका ये कंप्लीट हो गया कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। तो क्योंकि बच्चा पॉलीसेकेराइड में चेन बनती है, तो वो आपस में से चेन बनाते हैं, तो उनका सारे फंक्शनल ग्रुप आपस में जुड़ जाते हैं, इसलिए कोई भी क्या बोलते हैं ना उसको, क्या बोलते हैं, हाँ, कोई भी पॉजिटिव टेस्ट नहीं देते, तो इसे नॉन रिड्यूसिंग शुगर होती है। क्लियर? चलो बढ़िया। तो यहाँ पर आपको समझ में आया, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कौन रिड्यूसिंग होती है कौन नॉन रिड्यूसिंग, बस ये वाला आप याद रखना बच्चा, ठीक है ना, कि शुगर इज अ नॉन रिड्यूसिंग शुगर, ये आपको ध्यान रखनी है। अच्छा एक और चीज़ बता दूँ, सारी की सारी कार्बोहाइड्रेट मीठी नहीं होती है, ध्यान रखना, सारी की सारी कार्बोहाइड्रेट मीठी नहीं होती है बच्चा, ये बात आपको ध्यान रखनी है। क्लियर? ठीक है ना। मोनोसेकेराइड मीठी हो सकती है, डाइसेकेराइड मीठी हो सकती है, और पॉलीसेकेराइड जो होती है वो कैसी मीठी नहीं होती, ध्यान रखना। बुक में लिख रखा है केमिस्ट्री की, इसमें नहीं लिख रखा, ये केमिस्ट्री की बुक में लिख रखा है,
ठीक है, क्लियर। तो चलो, तो आज अपन ने कार्बोहाइड्रेट कंप्लीट और संपन्न कर लिया। ठीक है, इसकी फीचर्स वगैरह पढ़ लेना, आपको आता है क्या है जो काम का था, मैंने आज आपको वही बताया जो आपके पेपर में पूछा जाता है। देखो बच्चे, इसलिए मैंने बोला था मैं कार्बोहाइड्रेट सबसे एंड में पढ़ाऊंगी इसमें। देखो कितना सा एडिशनल चीज़ें थी, अब बस आप एक बार इसको अच्छे से पढ़ना। ठीक है, कोई डाउट हो तो पूछ लेना। और अब अपन नेक्स्ट लेक्चर में एंजाइम वाला कंप्लीट करके इस चैप्टर को फिनिश करेंगे। फिनिश नहीं करेंगे, फिनिश करेंगे। ठीक है, चलो तो ज़्यादा रेमिस करेंगे। अब नेक्स्ट लेक्चर मिलते हैं। ओके, ठीक है, ओके।